माय लॉर्ड। जियांग फे जैसे ही टेलीपोर्टेशन पॉइंट से बाहर आया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। तभी अचानक एक नागा सायरन हाई प्रीस्टेस उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। हाँ, क्या हो रहा है? जियांग फे अचानक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। माय लॉर्ड, 12 ऑफिशियंस ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। फिर वे भी जियांग फे के सामने घुटनों के बल बैठ गईं। थम्प थम्प वहां 20 से भी ज्यादा नॉर्मल प्रीस्ट्स थीं जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन क्योंकि हाई प्रीस्टेस और 12 ऑफिशियंस घुटने टेक चुकी थीं, तो उन्होंने भी बिना सोचे ऐसा ही किया। मास्टर, कृपया हमारी वफादारी कबूल करें। हाई प्रीस्टेस की आवाज के साथ ही उसके सिर के ऊपर एक हालो दिखा और वो उड़कर जियांग फे की तरफ गया। थोड़ी ही देर में ऑफिशियंस और प्रीस्ट्स के सिर के ऊपर भी हेलोज दिखे और वो भी जियांग फे की तरफ उड़ने लगे। डिंग, द नागा सायरन हाई प्रीस्टेस स्वेयर्स एलिजेंस टू यू, डू यू एक्सेप्ट? डिंग, 12 ऑफिशियंस स्वेयर एलिजेंस टू यू, डू यू एक्सेप्ट? डिंग, 29 नागा सायरन प्रीस्टेसेस स्वेयर एलिजेंस टू यू, डू यू एक्सेप्ट? डैम, ये क्या हो रहा है? जियांग फे पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी कंफ्यूजन बढ़ती ही जा रही थी। मास्टर, हमारी एलिजेंस एक्सेप्ट करें। नागा हाई प्रीस्टेस काफी पक्के इरादे में लग रही थी। ये साफ था कि अगर जियांग फे ने मना किया तो वो लोग हमला कर देंगी। आई एक्सेप्ट। हाई प्रीस्टेस का रुख देखकर जियांग फे की मना करने की हिम्मत नहीं हुई। भले ही वो अब एक लोअर ओवरलॉर्ड को हराने जितना स्ट्रांग था, फिर भी वो 40 से ज्यादा ओवरलॉर्ड्स को नहीं संभाल सकता था। वैसे भी इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। उसे बस 40 से ज्यादा नए सबऑर्डिनेट्स मिल रहे थे। इन नए सबऑर्डिनेट्स में ओवरलॉर्ड रैंक वाले बॉसेस भी शामिल थे। स्वूश 40 से ज्यादा हेलोज जियांग फे की बॉडी में समा गए। ये नागा सायरन प्रीस्टेसेस अब जियांग फे की प्राइवेट आर्मी का हिस्सा थीं। ये दूसरी फोर्स थी जो जियांग फे को अब तक मिली थी। पहली फोर्स हुआ मुलान के लीड में सेंट्स गार्ड्स थी। मुझे बताओ, तुम लोगों ने मुझे अपनी एलिजेंस क्यों दी? अब क्योंकि ये नागा सायरन्स जियांग फे की प्राइवेट आर्मी का हिस्सा बन चुकी थीं, तो जियांग फे को उनसे कोई खतरा नहीं था। हम पर कृपा करें मास्टर। नागा सायरन हाई प्रीस्टेस ने तुरंत जियांग फे को जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उसके सिर के ऊपर एक बार फिर से एक हालो दिखाई दिया। क्या चल रहा है? जियांग फे कंफ्यूज था। हम पर कृपा करें मास्टर। बाकी प्रीस्टेसेस ने भी हाई प्रीस्टेस को फॉलो किया और जमीन पर घुटने टेक दिए। उनके सिर पर भी हालोज नजर आने लगे। डिंग, द नागा सायरन हाई प्रीस्टेस हैज रिक्वेस्टेड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फेथ विद यू, डू यू एक्सेप्ट? डिंग, 12 ऑफिशियंस हैव रिक्वेस्टेड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फेथ विद यू, डू यू एक्सेप्ट? डिंग, 29 priestesses have requested to sign the contract of faith with you, do you accept? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फेथ क्या है? जियांग फे ने पूछा। हम पर कृपा करें मास्टर। नागा सायरन हाई प्रीस्ट ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। वो बस जियांग फे के सामने घुटने टेके बैठी रही। कैप्टन, बस इसे साइन कर दो। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक उसी वक्त 0541 अचानक बीच में बोल पड़ा। ठीक है, क्योंकि 0541 ने ऐसा कहा था, तो जियांग फे बेफिक्र हो गया। इसलिए उसने तुरंत इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फेथ को एक्सेप्ट करने के लिए सिर हिला दिया। डिंग, the Naga Siren High Priestess has signed the contract of faith with you and has officially become your believer. Ding, your reputation with the Naga Siren High Priest has increased to eternal faith. Ding, as you have not obtained godhood, the contract of faith has collapsed. Ding, your reputation with the Naga Siren High Priestess has reduced to infatuated. Ding, 12 officiants have signed the contract of faith with you and have officially become your believers. FCK 0541, तुमने मुझे फंसा दिया। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स देखते ही जियांग फे तुरंत समझ गया कि क्या चल रहा था। डॉन ब्रेक में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फेथ सबसे हाईएस्ट रैंक्ड कॉन्ट्रैक्ट था। एक बार साइन होने के बाद इसे तब तक नहीं बदला जा सकता था जब तक कि बिलीवर्स का गॉड पूरी तरह से मर न जाए। ये नागा सायरन प्रीस्टेसेस असल में ईवल गॉड सोलान को मानती थीं, लेकिन जियांग फे ने सोलन को मार दिया था। इसलिए इन नागा सायरन प्रीस्टेसेस ने उसी पल अपना फेथ खो दिया था। वैसे तो ये पहले ही उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन नागा सायरन हाई प्रीस्टेस ने तुरंत उन बड़े बदलावों के बारे में सोचा जो उनके फेथ के टूटने के बाद नागा सायरन लोगों को झेलने पड़ सकते थे। टेम्पल के क्वीन से ज्यादा पावरफुल होने का मैं कारण ये था कि नागा सायरन सोल को क्वीन से छीनकर टेम्पल में रख दिया गया था। इसलिए क्वीन ने एक लोअर सेलेस्टियल की पावर खो दी थी। लेकिन सोलान के होने की वजह से क्वीन की कभी टेम्पल आकर नागा सायरन सोल को वापस लेने की हिम्मत नहीं हुई। इसी वजह से वो खुद को टेम्पल की पावर से दबने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अगर क्वीन को पता चल गया कि सोलान मर चुका है, तो वो पक्का अपने लोगों को टेम्पल लाकर नागा सायरन सोल वापस ले लेगी। फिर क्वीन को वो पावर वापस मिल जाएगी जो उसके पास होनी चाहिए थी, और वो एक लोअर सेलेस्टियल बन जाएगी। टेम्पल ने हजारों सालों से क्वीन को दबाकर रखा था। अगर उसे उसकी असली पावर वापस मिल गई, तो कोई भी आसानी से सोच सकता था कि टेम्पल की प्रीस्ट्स का क्या हाल होगा। इसीलिए जियांग फे के सोलन को मारने की बात पता चलते ही हाई प्रीस्टेस बुरी तरह घबरा गई थी। आखिर में डेस्परेट होकर हाई प्रीस्टेस ने सभी प्रीस्टेसेस को एक नए गॉड के पास ले जाने का फैसला किया, और वो नया गॉड जियांग फे था। आखिर अगर जियांग फे ने सोलन को मार दिया था, तो वो डेफिनेटली उससे ज्यादा स्ट्रांग था। शायद उसने पहले अपनी पावर इसलिए नहीं दिखाई ताकि वो आराम से सोलान के सील्ड स्पेस में घुस सके। लेकिन हाई प्रीस्टेस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जियांग फे एक लोअर सेलेस्टियल भी नहीं था।
उसके पास गॉडहुड नहीं था तो नॉर्मल सी बात थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फेथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फेथ टूटने के बाद रेपुटेशन लेवल एक लेवल नीचे गिरकर इन्फैचुएटेड हो जाता था। 0541 को साफ तौर पर पता था कि जियांग फे के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फेथ एक्सेप्ट करने का क्या नतीजा होगा, लेकिन 0541 ये भी जानता था कि अगर उसने जियांग फे को सब कुछ सच बता दिया तो जियांग फे इसके लिए कभी नहीं मानेगा। इसीलिए 0541 ने जानबूझकर जियांग फे को कुछ नहीं बताया ताकि वो सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। इसका नतीजा ये हुआ कि जियांग फे के पास अचानक 40 से ज्यादा नागा सायरन लड़कियां आ गईं और वो नागा सायरन्स में बची हुई इकलौती प्योर लड़कियां थीं। हस्बैंड। रेप्यूटेशन बदलते ही जियांग फे को लड़कियों के एक झुंड ने घेर लिया। कुछ सांप जैसी पूंछों ने उसके पैरों को भी बांध दिया। लड़कियों के हाथ उसके पूरे शरीर पर थे। क्योंकि गेम सिस्टम ने इन फीमेल हुलिगन्स की हरकतों पर कोई रोक नहीं लगाई थी, इसलिए जियांग फे खुद को बिल्कुल छुड़ा नहीं पा रहा था। नागा सायरन लोग हजारों सालों से ईविल गॉड सोलन के कंट्रोल में थे। सभी नागा सायरन स्लट्स थीं। सिर्फ टेम्पल की प्रीस्टेसेस को अपने शरीर को किसी खजाने की तरह बचाकर रखना पड़ता था। तो ऐसा नहीं था कि ये प्रीस्टेसेस आदमियों को नहीं ढूंढना चाहती थीं, बस उनकी हिम्मत नहीं होती थी। वो सिर्फ सोलान द ग्रेट की सेवा कर सकती थीं, लेकिन सोलान द ग्रेट अभी भी सील्ड था। अब जबकि सोलान मर चुका था और वो जियांग फे के लिए इन्फैचुएटेड थीं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल था कि ये फीमेल हुलिगन्स वहीं के वहीं जियांग फे पर टूट पड़ीं। वो तो उसे नोच नोच कर मार डालने के लिए भी तैयार थीं। FCK। मैं और नहीं झेल सकता। खुद पर झपटने वाली लड़कियों के उस झुंड से जियांग फे इतना डर गया कि उसने मजबूर होकर तुरंत ऑफलाइन जाने का फैसला किया। क्या मजा नहीं आया कैप्टन? जियांग फे के ऑफलाइन जाने के बाद 0541 शैतानी हंसी हंसा। भाड़ में जाओ तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया। जियांग फे बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। अब आधी रात हो चुकी थी, लेकिन वो वापस गेम में नहीं जाना चाहता था। वो प्यासी लड़कियों का झुंड कुछ ज्यादा ही डरावना था। चलो बाहर घूमकर देखते हैं कि कुछ मिलता है या नहीं। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया और जिगैंटिक सेबर को समन किया। भले ही आधी रात थी, लेकिन एंटार्कटिक में मिडनाइट सन था, इसलिए ये दिन के समय से कुछ अलग नहीं था। 0541 के स्कैनिंग शुरू करने के बाद जियांग फे एंटार्कटिक के आसपास ब्रेवहार्ट फ्रैगमेंट्स के सिग्नल्स ढूंढने लगा, लेकिन काफी देर बाद भी जियांग फे को कुछ नहीं मिला। 10 घंटे से ज्यादा का समय बहुत जल्दी बीत गया। जियांग फे ने एक ब्रेक लेने और कुछ खाने का फैसला किया। इत्तेफाक से ठीक उसी वक्त हाँ तियान्यू का कॉल आ गया। अफी, तुम अभी कहाँ हो? हाँ तियान्यू ने पूछा। क्या हुआ? सब ठीक तो है? जियांग फे ने पूछा। वो जानता था कि हाँ तियान्यू उसे बिना किसी बात के परेशान नहीं करेगा। जापानीज लोगों का खेल खत्म हो गया। हाँ तियान्यू की आवाज सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खुश है या दुखी, बल्कि उसकी टोन में एक अजीब सी कशमकश थी। क्या हुआ? जियांग फे ने पूछा। म्यूटेंट्स को शायद वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था, इसलिए अब जापानीज उनके किसी काम के नहीं रहे। हाँ तियान्यू ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। 10 दिनों की कड़ी लड़ाई के बाद म्यूटेंट आर्मी ने आखिरकार काफी सारा बायोटेक्नोलॉजी डेटा कब्जा लिया था, इसलिए अब उन्हें उस बहुत बड़ी बायो ह्यूमन आर्मी से लड़ने की जरूरत नहीं थी। इसलिए म्यूटेंट्स ग्रुप्स में जापान से निकलकर नॉर्थ अमेरिका वापस लौट गए थे। इसी के साथ जापानीज लोगों का अंत हो गया। पावरफुल म्यूटेंट आर्मी से लड़ने के लिए जापानीज पहले ही अपनी सारी हदें पार कर चुके थे। लगभग सभी अडल्ट आदमियों को बायोमॉडिफिकेशन के लिए पकड़ लिया गया था, और जो बच गए उन्हें बैटलफील्ड में भेज दिया गया। लेकिन इन लो लेवल्ड बायो ह्यूमन्स का इंतजार सिर्फ म्यूटेंट्स ही नहीं कर रहे थे। वहां अमेरिकन आर्मी के खतरनाक हथियारों का जखीरा भी मौजूद था। उनके ऊपर आसमान में फाइटर एयरक्राफ्ट्स लगातार चक्कर काट रहे थे और सैकड़ों बॉम्ब्स गिरा रहे थे। मिसाइल्स भी इन बायो ह्यूमन्स पर पागलों की तरह हमला कर रही थीं। टेक्नोलॉजी के लेवल में बहुत बड़ा फर्क होने की वजह से लड़ाई की शुरुआत में ही जापानीज के सारे मॉडर्न वेपन्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। इस तरह वो हवा और समंदर दोनों पर से अपना कंट्रोल खो चुके थे। अब वो सिर्फ अपनी भारी भरकम बायो ह्यूमन फोर्स के भरोसे थे। लेकिन लो लेवल्ड बायो ह्यूमन्स नॉर्मल हथियारों के हमलों का ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाए। देखा जाए तो सिर्फ लेवल 3 या उससे ऊपर के बायो ह्यूमन्स ही अमेरिकन आर्मी की फायर पावर रेंज से बाहर निकलने में कामयाब हो सके थे। लेकिन इनमें से ज्यादातर हाई लेवल्ड बायो ह्यूमन्स फायर पावर रेंज से बाहर निकलते निकलते ही घायल हो चुके थे। क्योंकि उनके दुश्मन पावरफुल म्यूटेंट्स थे, तो कोई भी आसानी से सोच सकता था कि उसके बाद उनके साथ क्या हुआ होगा। फिर भी इस बहुत बड़ी बायो ह्यूमन आर्मी ने म्यूटेंट्स का काफी नुकसान किया था, खासकर लेवल 3 से नीचे वाले लो लेवल्ड म्यूटेंट्स का। ये म्यूटेंट्स बुरी तरह घायल हुए थे। जैसे जैसे म्यूटेंट आर्मी आगे बढ़ती गई, उन्हें और भी कई बायो फैक्ट्रीज मिलती गईं। अपना जरूरी सारा बायो एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलने के बाद म्यूटेंट्स आखिरकार वहां से चले गए। जापानीज बायो ह्यूमन्स को पूरी तरह से खत्म करने और जंग के सारे नामो निशान मिटाने के लिए सभी म्यूटेंट्स के वहां से निकलने के बाद अमेरिकन्स ने देश के ईस्ट हिस्से में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने शुरू कर दिए। न्यूक्लियर धमाके तेजी से हर तरफ फैलने लगे। 10 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीतने के बाद पूरा जापान समंदर के नीचे डूब चुका था। भले ही जापान का तबाह होना चाइना के लिए एक अच्छी बात थी, लेकिन म्यूटेंट्स को रोकने वाली दीवार अब गिर चुकी थी। इसका मतलब था कि अब म्यूटेंट्स का सामना करने की बारी चाइना की थी। यूरोपियन वैटिकन ने हमेशा बीच का रास्ता अपनाया था और किसी की साइड नहीं ली थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से म्यूटेंट्स ब्रदरहुड की तरफ थे। यहां तक कि उन्होंने कुछ हद तक म्यूटेंट्स ब्रदरहुड के तौर तरीकों को भी अपना लिया था।
इन देशों ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भी एक साथ मिलाना शुरू कर दिया था। उनका अगला मकसद एकदम साफ था। म्यूटेंट्स और अमेरिकन्स इतने पावरफुल थे कि वो अर्थ पर किसी भी ऐसी फोर्स को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो उनकी मर्जी के खिलाफ जाने की जुर्रत करे। अब आगे क्या? तुम लोगों को कितना कॉन्फिडेंस है? जियांग फे ने पूछा। सच कहूं तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तियान्यू ने अपना सिर हिलाया। जिन सुपर रोबोट वॉरियर्स की उन्हें उम्मीद थी, उनका काम वहीं का वहीं अटका था। ऊपर से म्यूटेंट्स को अपना जरूरी सारा बायो एक्सपेरिमेंटल डेटा भी मिल चुका था। अब उन्हें एक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायो ह्यूमन आर्मी खड़ी करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके अलावा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के मामले में चाइना की करंट फ्लीट का अमेरिका और यूरोप की कंबाइंड फ्लीट के सामने टिक पाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए एक बार म्यूटेंट्स ने इस बायोटेक्नोलॉजी का पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख लिया और वॉर शुरू कर दी तो चाइना डेफिनेटली कमजोर पड़ जाएगा। भले ही वो हार जाए, फिर भी देश जापान की तरह पूरी तरह तबाह नहीं होगा। आखिरकार मशरूम्स उगाना हर कोई जानता था। अगर अमेरिकन्स ने कोई भी हद पार की तो सबके सब एक साथ स्टोन एज में वापस पहुंच जाएंगे। हाँ, तियान्यू ने जियांग फे को कॉल इसलिए किया था क्योंकि चाइना की जीत की आखिरी उम्मीद अब एक टॉप डाउन ड्यूअल ही था। लेवल 5 पावर हाउसेस के बीच होने वाले इस ड्यूअल के जरिए ही अमेरिका और यूरोप की कंबाइंड आर्मी को हराया जा सकता था। अगर चाइना लेवल 5 पावर हाउसेस के बीच होने वाले इस ड्यूअल को जीत लेता है तो बायो ह्यूमन आर्मी और फ्लीट्स जैसी चीजें उनके लिए कोई खतरा नहीं रह जाएंगी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हाँ, तियान्यू चाहता था कि जियांग फे जुगे शांजन और फीनिक्स से मदद मांगे। बदकिस्मती से हाँ, तियान्यू को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जुगे शांझे नाम का कोई इंसान था ही नहीं और फिनिक्स पहले ही मर चुकी थी। ठीक है, मैं इस बारे में अपने टीचर से बात करूंगा। जियांग फे ने हामी भरी। साथ ही उसे यह भी समझ आ गया कि उसे जल्दी करके और भी ज्यादा ब्रेव हार्ट फ्रैगमेंट्स ढूंढने होंगे। तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। मुझे अभी एक और मीटिंग अटेंड करनी है। हाँ, तियान्यू ने जल्दबाजी में कॉल काट दिया। FCK, वक्त सच में किसी का इंतजार नहीं करता। जियांग फे ने अपने ही सिर पर जोर से मारा और फिर जल्दी जल्दी खाने के कुछ निवाले अपने मुंह में ठूंस लिए। उसने पहले थोड़ा आराम करने का सोचा था, लेकिन अब उसने अपना ब्रेक लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। वो ब्रेव हार्ट फ्रैगमेंट्स के सिग्नल्स ढूंढने के साथ साथ हवा में उड़कर पूरे एंटार्कटिक रीजन का मैप बनाने लगा। जियांग फे जितना ज्यादा घबरा रहा था, वक्त उतनी ही तेजी से फिसलता जा रहा था। पलक झपकते ही कुछ और घंटे बीत गए और उसे अभी तक कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। कैप्टन कॉन्शियसनेस ट्रांसप्लांट बस पूरा होने ही वाला है। 0541 की आवाज अचानक जियांग फे के दिल में गूंजी। सच में? जियांग फे के मुंह से निकला। पिछले कुछ दिनों में सुनी गई ये उसके लिए सबसे अच्छी न्यूज थी। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए जियांग फे ने बर्फ की मोटी परत में एक बड़ा गड्ढा खोदा और कॉन्शियसनेस ट्रांसप्लांट पूरा होने से ठीक पहले बायोपॉड को बाहर निकाल लिया। एक इंसान की हाइट के बराबर का ये बायो कल्टिवेशन पॉड असल में बायो एक्सपेरिमेंटल लैब के इक्विपमेंट का ही एक हिस्सा था। ये किसी भी बॉडी की वाइटैलिटी को मेंटेन करके रख सकता था। उसके ग्लास कवर के आर पार जियांग फे उस हरे रंग के लिक्विड में डूबी हुई नेकेड लड़की को साफ देख सकता था। जियांग फे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था क्योंकि ये पहली बार था जब वो इतनी खूबसूरत नेकेड लड़की के सामने खड़ा था। लेकिन क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़का ही था, इसलिए वो खुद को उसे 2-4 बार और घूरने से रोक नहीं पाया। जियांग फे पूरी तरह हैरान रह गया क्योंकि कल्टिवेशन पॉड के अंदर मौजूद लड़की हुबहू गेम वाली एरियल जैसी ही दिख रही थी। कैप्टन, मैंने इसकी अपीयरेंस को एडजस्ट कर दिया है। 054 अच्छी तरह से जानता था कि जियांग फे के दिमाग में क्या चल रहा था। क्रीक, एक हल्की सी आवाज गूंजी और कल्टिवेशन पॉड का हरा लिक्विड धीरे धीरे नीचे जाने लगा, जिसके साथ ही उसका ग्लास कवर ऊपर की तरफ खुल गया। एरियल की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने अंगड़ाई ली। उस नेकेड लड़की का वो स्टनिंग शरीर अब सीधे जियांग फे की नजरों के सामने था। उसके जैसे नासमझ टीनेजर का भी उसे देखकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाना बिल्कुल नॉर्मल था। आह, हस्बैंड! आंखें खुलते ही एरियल की नजर सीधे जियांग फे पर पड़ी और वो उछलकर सीधा उसकी बाहों में जा गिरी। हस्बैंड, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बूहू, मैं इतनी देर से एक अंधेरी जगह पर फंसी हुई थी, मैं बहुत डर गई थी। हस्बैंड, तुम्हें वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हा। आरियल जियांग फे को गले लगाए हुए रो भी रही थी और हंस भी रही थी। ये साफ था कि जियांग फे को फिर से देखकर वो इतनी ओवरवेल्म्ड हो गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 0541, एरियल के लिए कपड़े तैयार करो। जियांग फे जानता था कि एरियल के पास लेवल 5 की पावर थी और एंटार्कटिक की उस जमा देने वाली ठंड का उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इतनी खूबसूरत नेकेड लड़की उसकी बाहों में थी। भले ही एरियल को उसे थोड़ी देर और गले लगाने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जियांग फे को डर था कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा। 0541 नॉर्मल कपड़े लगभग तुरंत तैयार कर सकता था, इसलिए बस थोड़ी ही देर में जियांग फे ने स्पेशल रिंग से एक बेहद खूबसूरत कपड़ों का सेट निकाला और एरियल को दे दिया। पहले कपड़े पहन लो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ठंड लग जाए। जियांग फे असल में पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन वो अपनी नजरें बिल्कुल नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें उस लड़की के शरीर पर चिपक गई थीं। जियांग फे की बात सुनकर एरियल को एहसास हुआ कि वो नेकेड है। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसे अचानक समझ नहीं आया कि वो क्या करे। लेकिन जब उसने देखा कि जियांग फे उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा है, तो वो खुद को थोड़ा स्मग फील करने से नहीं रोक पाई। हस्बैंड, क्या तुम प्लीज पीछे मुड़ोगे?
एरियल इतनी शर्मा रही थी कि उसकी आवाज किसी मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। ओह ओह, जियांग फे का चेहरा भी पूरी तरह लाल था। भले ही उसने पहले छुप छुप कर कुछ शॉर्ट मूवीज देखी थीं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ उसने पहली बार देखा था। डन, अब तुम पीछे मुड़ सकते हो, हस्बैंड। बस थोड़ी ही देर में एरियल ने कपड़े पहन लिए थे। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जियांग फे की ये तारीफ उसके दिल से निकली थी। भले ही 0541 ने सिर्फ एक नॉर्मल सा स्पोर्ट्सवेयर तैयार किया था, लेकिन वो एरियल के परफेक्ट फिगर और नाजुक चेहरे पर बहुत जंच रहा था। इसके अलावा इस स्पॉटी स्टाइल की वजह से एरियल थोड़ी और प्लेफुल लग रही थी। हे हस्बैंड, तुम कितने स्वीट हो। क्या ये तुम्हारी दुनिया है? एरियल ने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ अपने आसपास देखते हुए पूछा। कॉन्शियसनेस ट्रांसप्लांट के दौरान 0541 ने एरियल के दिमाग में रियल वर्ल्ड की कुछ नॉलेज डाल दी थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जियांग फे के सामने आने पर एरियल किसी एलियन की तरह बिहेव ना करे जिसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। हाँ, ये मेरी दुनिया है, जियांग फे ने सिर हिलाया। ये तो बहुत बढ़िया है। मैं फाइनली तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, हस्बैंड। एरियल इतनी खुश थी कि वो एक बार फिर से उछलकर जियांग फे पर चढ़ गई। ये नई जिंदगी मिलने के बाद वो जियांग फे के लिए और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी। ठीक है एरियल, तुम्हें अभी अपनी नई बॉडी के साथ अडैप्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। जियांग फे ने एरियल को छोड़ दिया। भले ही उसे गले लगाना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अब और ज्यादा टाइम वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता था। एरियल चुपचाप किसी अच्छे बच्चे की तरह जियांग फे के बगल में खड़ी हो गई और अपनी नई बॉडी के साथ अडैप्ट होने लगी। अपनी रेजरेक्शन के बाद एरियल डेफिनेटली उन स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी जो उसके पास गेम में हुआ करती थीं। भले ही वो अब फीनिक्स से अलग दिख रही थी, लेकिन असल में वो फीनिक्स की बॉडी में थी और उसे फीनिक्स की पावर्स भी मिल गई थीं। फीनिक्स पहली मैन-मेड लेवल 5 पावर हाउस थी। उसकी पावर अभी लेवल 5 की बिगिनिंग स्टेज पर ही थी। उसकी मेन एबिलिटीज सोल अटैक, लाइटनिंग कंट्रोल और टेलीपोर्टेशन थीं। क्योंकि एरियल को अभी अभी फीनिक्स की बॉडी पर कंट्रोल मिला था, इसलिए वो इतने कम टाइम में इन एबिलिटीज को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाएगी। लेकिन क्योंकि 0541 ने फीनिक्स की मेमोरी उसके दिमाग में डाल दी थी, तो शायद वो बहुत जल्दी इस बॉडी को अच्छी तरह से समझ जाएगी। चलो, जब तक तुम अपनी नई बॉडी के साथ अडैप्ट होती हो, हम ब्रेव हार्ट फ्रैगमेंट्स ढूंढते हैं। बोलते हुए जियांग फे ने जाइगैंटिक सेबर को बाहर निकाल लिया। एक लेवल 5 पावर हाउस होने के नाते एरियल के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करके उड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो जियांग फे के पीछे पीछे उड़ने लगी और ब्रेव हार्ट फ्रैगमेंट्स की तलाश में उसका साथ देने के साथ साथ अपनी खुद की पावर्स से भी फेमिलियर होने की कोशिश करती रही। तुम लोग कहाँ हो, कहाँ गिरे हो तुम सब? जियांग फे खुद से बड़बड़ाता रहा। भले ही एरियल रेजरेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन म्यूटेंट से लड़ने के लिए एक लेवल 5 की एरियल काफी नहीं थी। इसलिए उस पर अभी भी ब्रेव हार्ट फ्रैगमेंट्स ढूंढने का बहुत बड़ा प्रेशर था। कोई नहीं जानता था कि जियांग फे की किस्मत बदली थी या एरियल के रेजरेक्शन के बाद वो उसके लिए गुड लक लेकर आई थी। शाम के वक्त 0541 को अचानक कुछ मिला। कैप्टन, मुझे एक ब्रेव हार्ट फ्रैगमेंट का सिग्नल मिला है, अभी 7 बजे की डायरेक्शन में उड़ो, 0541 ने कहा। ठीक है। जियांग फे ने तुरंत अपनी डायरेक्शन बदली। जियांग फे के पीछे पीछे एरियल भी 0541 की बताई हुई लोकेशन की तरफ उड़ने लगी। लगभग 5 मिनट बाद 0541 फिर बोला, कैप्टन यही वो जगह है। 0541 ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। क्या तुमने फ्रैगमेंट टाइप कंफर्म कर लिया है? जियांग फे ने पूछा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये एक आर्सेनल होना चाहिए, 0541 ने जवाब दिया। क्या ये उन वर्कशॉप्स में से एक है जो वेपन्स बनाती हैं? जियांग फे ने सोचा। नहीं, ये वो आर्सेनल है जो वॉर वेपन्स बनाता है, 0541 ने उसकी बात काटी। एयरक्राफ्ट, टैंक्स और उस जैसी चीजें? जियांग फे 0541 की बात समझ गया। कुछ वैसा ही, लेकिन और भी ज्यादा पावरफुल। वो फिशन सप्रेसर जो तुम हमेशा से चाहते थे, वो भी वहां प्रोड्यूस किया जा सकता है, 0541 ने जवाब दिया। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? खोदो। 0541 की बात सुनकर जियांग फे तुरंत एक्साइटेड हो गया। जैसे ही उसे पता चला था कि जापानीज लोग न्यूक्लियर वेपन्स की स्टडी करने का प्लान बना रहे हैं, जियांग फे इस चीज को ढूंढना चाहता था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से पहले ही जापानीज तबाह हो जाएंगे, लेकिन अब एक आर्सेनल मिलना भी ज्यादा लेट नहीं था। आखिरकार म्यूटेंट्स और अमेरिकन्स अब उन बाघों की तरह थे जो अपने शिकार पर झपटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अगर उसके पास फिशन सप्रेसर्स होते तो उसे जापानीज की तरह स्टोन एज में वापस लौटने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। वाओ, ये क्या है? जब जियांग फे ने अर्थ मूवर बाहर निकाला तो एरियल हैरान रह गई। भले ही 0541 ने उसके दिमाग में कुछ नॉलेज डाली थी, लेकिन उसने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। आओ, यहां बैठो। जियांग फे एरियल को कॉकपिट में ले गया। वो इसे पहले ही कुछ बार यूज कर चुका था, इसलिए वो इसके साथ काफी फेमिलियर था। रोर रोर इंजन की आवाज के साथ ही अर्थ मूवर ने नीचे की तरफ खोदना शुरू कर दिया। वाओ, कितना अमेजिंग है!
जियांग फे के बगल में बैठी एरियल ने क्यूरियोसिटी से आसपास देखा। तुम्हें क्या लगता है? कूल है ना? क्योंकि उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की बैठी थी जो लगातार हैरानी से उसे देख रही थी। इस बात ने जियांग फे को बहुत खुश कर दिया। हस्बैंड, तुम बहुत अमेजिंग हो। एरियल ने उसकी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बीच बीच में जियांग फे की तरफ झुककर उसे किस भी कर लेती थी। अपने रेजरेक्शन के बाद एरियल जियांग फे से बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी। 0541 ये इतनी स्लोली क्यों खोद रहा है? जियांग फे ने माथा से कोड़ा। एंटार्कटिक नॉर्थ पोल से अलग है। यहाँ सिर्फ बर्फ नहीं है, बल्कि बर्फ के नीचे फ्रोजन सॉइल और रॉक्स भी हैं, इसलिए खुदाई में बहुत मेहनत लग रही है। 0541 ने एक्सप्लेन किया। डोंट वरी हस्बैंड, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। फीनिक्स की पावर्स हासिल करने वाली एरियल नॉर्मल सी बात थी कि जियांग फे और 0541 के बीच की बातचीत सुन सकती थी। हम पहुंच गए। क्योंकि जियांग फे को डर था कि कहीं वो फ्रैगमेंट को डैमेज ना कर दे, इसलिए उसने फ्रैगमेंट से 5 मीटर्स की दूरी पर ही खुदाई रोक दी। फिर उसने अर्थ मूवर को रख लिया। अर्थ मूवर को रखने के बाद जियांग फे ने अपने हाथों से खुदाई शुरू कर दी। भले ही फ्रोजन सॉइल और रॉक्स बहुत सख्त थे, लेकिन ऑरिजिन फोर्स की मदद से जियांग फे के हाथ उन्हें आसानी से तोड़ सकते थे। गो 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 गो! एरियल बगल में खड़ी होकर लगातार जियांग फे को चीयर कर रही थी। भले ही एरियल के मदद करने से काम जल्दी हो जाता, लेकिन जियांग फे किसी लड़की से ऐसा रफ काम नहीं करवाना चाहता था। लगभग 10 मिनट्स की खुदाई के बाद जियांग फे आखिरकार फ्रैगमेंट के कैबिन डोर तक पहुंच गया। 0541 फ्रैगमेंट पर कंट्रोल हासिल करो। जियांग फे ने फ्रैगमेंट पर अपना हाथ रखते हुए ऑर्डर दिया। कनेक्टिंग 0541 ने आर्सेनल के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया। क्लिक। लगभग 5 मिनट्स बाद एक हल्की सी आवाज हुई और कैबिन डोर खुल गया। क्या तुमने डिफेंस सिस्टम हटा दिया है? जियांग फे ने पूछा। आखिरकार, इस जैसे किसी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की डिफेंस डेफिनेटली बहुत टाइट होगी। वो अंदर घुसते ही मारा नहीं जाना चाहता था। ये हटा दिया गया है, 0541 ने जवाब दिया। चलो अंदर चलते हैं। जियांग फे ने एरियल का छोटा सा हाथ पकड़ा और आर्सेनल के अंदर चला गया। डैम, ये तो बहुत बड़ा है। क्योंकि जियांग फे ने सिर्फ तब तक खोदा था जब तक उसे आर्सेनल का दरवाजा नहीं दिख गया, इसलिए अंदर घुसने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि ये फ्रैगमेंट कितना बड़ा था। इससे पहले जियांग फे को जो सबसे बड़ा फ्रैगमेंट मिला था वो बायो एक्सपेरिमेंटल लैब था, जो करीब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मिलाकर बनने वाले साइज का था। लेकिन इस आर्सेनल के सामने वो लैब कुछ भी नहीं थी। 0541 के प्रोजेक्ट किए गए मैप के हिसाब से ये आर्सेनल डिस्क शेप्ड था। इसका डायमीटर 2 किलोमीटर्स और हाइट 150 मीटर्स थी। ये 3 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया और 70 फ्लोर्स वाली किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के बराबर था। चलो सेंट्रल कंट्रोल रूम चलते हैं। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। ये आर्सेनल कुछ ज्यादा ही बड़ा था। उसके पास पूरी जगह को एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं था। अभी सबसे जरूरी ये था कि 0541 इस आर्सेनल पर पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल हासिल कर ले। उसके बाद जियांग फे इस आर्सेनल को स्पेशल रिंग में रख सकता था। एरियल ने जियांग फे का हाथ कसकर पकड़ लिया। वैसे भी जब तक वो जियांग फे के साथ थी, उसे कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 0541 के पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल मैप था। इसलिए जियांग फे आसानी से आर्सेनल के सेंट्रल कंट्रोल रूम तक पहुंच गया। बाकी फ्रैगमेंट्स के सेंट्रल कंट्रोल रूम्स की तरह ही इस सेंट्रल कंट्रोल रूम का एम्बियंस भी काफी साइफाई था। बड़ी सी स्क्रीन ऐसे कई सिंबल्स से भरी हुई थी जो जियांग फे को समझ नहीं आ रहे थे। 0541 ने उसे एक बार प्लैनेट नामक की लैंग्वेज सिखाई थी, लेकिन जब बात बहुत सारे फॉर्मूलाज या कुछ और मैसेजेस की आती तो उसे अभी भी ये सब समझना मुश्किल लगता था। 0541 अपना काम शुरू करो। जियांग फे एक चेयर ढूंढकर उस पर बैठ गया। वैसे भी उसे इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ समझ नहीं आता था, तो वो बस वहां शांति से बैठने वाला था। आरियल जियांग फे के पैरों पर बैठ गई और उससे चिपक गई। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा क्लिंगी हो गई हो। जियांग फे ने एरियल की छोटी सी नाक पर किस किया और मुस्कुराया। मरने के बाद ही मुझे ऐसे पलों की कीमत समझ आई है। एरियल ने जियांग फे के चेहरे पर किस करने के लिए उसकी तरफ झुकते हुए कहा। डोंट वरी, मैं कसम खाता हूं कि अब मैं तुम लड़कियों पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। जियांग फे ने सीरियस चेहरे के साथ उसे तसल्ली दी। मुझे तुम पर भरोसा है। एरियल ने जियांग फे को देखकर सिर हिलाया। करीब आधे घंटे बाद 0541 ने आखिरकार आर्सेनल पर फुल अथॉरिटी हासिल कर ली। कैप्टन, मैंने सक्सेसफुली आर्सेनल से कनेक्ट कर लिया है। अब तुम इसे रख सकते हो, 0541 ने कहा। गुड, चलो अब ब्रेक लेते हैं। कल सुबह आर्सेनल को रखने के बाद हम बाकी फ्रैगमेंट्स ढूंढना जारी रखेंगे। जियांग फे ने सिर हिलाया। काफी देर हो चुकी थी। भले ही डिफेंस के लिए उसके पास 0541 था, लेकिन वो वापस बाहर जाकर वो बर्फीली रात उस कड़ाके की ठंड में नहीं बिताना चाहता था। योर विश इज माई कमांड कैप्टन। 0541 ने आर्सेनल को कब रखना है इस बात पर जियांग फे से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं किया। इसके बजाय वो जियांग फे के लिए एक और गुड न्यूज लाया। कैप्टन, मुझे आर्सेनल में कुछ अनयूज्ड एनर्जी ब्लॉक्स मिले हैं। सच में? हैरानी से जियांग फे की भौहें ऊपर उठ गईं। एरियल के रेजरेक्शन के बाद से गुडलक बार बार उसका दरवाजा खटखटा रहा था। और वो काफी सारे हैं। 0541 ने जियांग फे को एक के बाद एक कई सरप्राइजेस दिए। मुझे वहां ले चलो।
जियांग फे ने एरियल को उठाया और तुरंत चेयर से खड़ा हो गया। ओके। 0541 ने तुरंत एक मैप प्रोवाइड किया जिसमें एनर्जी ब्लॉक्स तक जाने का रास्ता दिख रहा था। चलो चलकर देखते हैं, जियांग फे ने एरियल से कहा, जो अभी भी उससे चिपकी हुई थी। मुझे उठाकर ले चलो, जियांग फे की बाहों में लेटे हुए एरियल ने जिद की। ओके। जियांग फे ने एरियल की नाक पर हल्का सा पोक किया और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर एनर्जी ब्लॉक्स की तरफ दौड़ पड़ा। पहले एरियल और इजाबेला दोनों जियांग फे के लिए अपनी जान दे चुकी थीं, इसलिए उसे अभी भी इस बात का बहुत गिल्ट था। अब क्योंकि एरियल रेजरेक्टेड हो चुकी थी तो नॉर्मल सी बात थी कि वो उसे बहुत ज्यादा स्पॉइल करना चाहता था। हे और तेज। हाहा। एरियल ने जियांग फे के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके दौड़ते समय हंसने लगी। जल्द ही जियांग फे उस जगह पहुंच गया जिसके बारे में 0541 ने बताया था। एरियल को नीचे उतारते ही जियांग फे की नज़र आर्सेनल में रखे हुए उन अनयूज्ड एनर्जी ब्लॉक्स पर पड़ी। होली SH*T, हम तो अमीर हो गए। जियांग फे की आंखें चमक उठीं। उस वक्त उसके सामने करीब 100 एनर्जी ब्लॉक्स रखे हुए थे। ये एनर्जी ब्लॉक्स बहुत सलीके से एक साथ जमा कर रखे गए थे। जियांग फे के लिए ये एनर्जी ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। भले ही एक लेवल 5 बायो ह्यूमन बनाने के लिए ये काफ़ी नहीं है, लेकिन हमारा कुछ समय का काम चलाने के लिए ये बहुत है। 0541 ने हामी भरी। डैम इट। जियांग फे ने गहरी सांस छोड़ी। इजाबेला को रेजरेक्ट करने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी उस बारे में सोचकर ही वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था। अभी के लिए मेरे लिए फिशन सप्रेसर्स का एक बैच बना दो, बाकी का क्या करना है ये मैं बाद में डिसाइड करूंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद जियांग फे ने 0541 से कहा। भले ही अभी के लिए इजाबेला को रेजरेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन जियांग फे को अभी भी ये सोचना था कि चाइना की क्राइसिस को कैसे हैंडल किया जाए। यस कैप्टन, 0541 ने जवाब दिया। एरियल के साथ सेंट्रल कंट्रोल रूम वापस लौटने के बाद जियांग फे ने उससे अपनी बॉडी और पावर्स के साथ फेमिलियर होना जारी रखने को कहा। फिर वो गेम में वापस लौटने के लिए तैयार हो गया। भले ही नागा साइरन लड़कियों का वो ग्रुप थोड़ा क्रेजी था, लेकिन अपनी फैक्शन में और भी लड़कियों को जोड़ने के लिए जियांग फे को गेम में जाना ही था। फिलहाल जियांग फे के पास बहुत सारी एनर्जी थी। भले ही वो अभी कोई लेवल 5 बायो ह्यूमन नहीं बना सकता था, लेकिन वो आसानी से एक पीक लेवल 4 बायो ह्यूमन बना सकता था। इसलिए म्यूटेंट से लड़ने लायक पावर पाने के लिए उसे जल्द से जल्द अपनी खुद की बायो ह्यूमन आर्मी खड़ी करनी थी। जियांग फे का गोल अब एकदम क्लियर था। उसे अपनी उस लिमिटेड एनर्जी का इस्तेमाल एक ही समय पर 2 काम करने के लिए करना था। पहला, उसे म्यूटेंट से लड़ने के लिए कुछ बायो ह्यूमन्स बनाने थे। दूसरा, उसे प्लैनेट नामक की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तियानियों के लिए कुछ वेपन्स बनाने थे, ताकि चाइना, अमेरिका और यूरोप की कंबाइंड फ्लीट का सामना कर सके। भले ही 100 से ज्यादा एनर्जी ब्लॉक्स देखने में बहुत सारे लग रहे थे, लेकिन जब उन्हें एक ही समय पर 2 अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना हो तो ये ऊँट के मुंह में जीरा ही था। इसलिए जियांग फे इंजन रूम ढूंढने का काम रोक नहीं सकता था। सच कहा जाए तो उसे अपनी स्पीड और बढ़ानी थी। जब जियांग फे गेम में वापस लौटा तो कल उसे घेरने वाली नागा साइरन लड़कियां अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस जा चुकी थीं। लेकिन क्योंकि जियांग फे कल मेन हॉल में ऑफलाइन गया था तो उसके ऑनलाइन आते ही सबने उसे देख लिया। माय लव, तुम फाइनली वापस आ गए। जोर से चिल्लाने के बाद जियांग फे को देखने वाली वो छोटी प्रीस्टेस तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। के जियांग फे वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि आवाज सुनकर दौड़कर आई नागा साइरन लड़कियों ने बाहर निकलने के कुछ रास्ते पहले ही ब्लॉक कर दिए थे। माय डियर, डरो मत, नागा साइरन हाई प्रीस्टेस चलते हुए जियांग फे की तरफ आई। फिर नागा साइरन लड़कियों का एक बड़ा ग्रुप उसके पीछे पीछे आया और उन्होंने जियांग फे को घेर लिया। बकवास बंद करो, जब तुम सब इस तरह बिहेव कर रही हो तो मैं कैसे ना डरूं? जियांग फे इतना अनॉयड था कि उसने अपनी आंखें घुमा लीं। ये नागा साइरन लड़कियां कुछ ज्यादा ही डरावनी थीं। वो उन भेड़ियों की तरह लग रही थीं जिन्होंने अपना शिकार देख लिया हो। जियांग फे को लगा कि अगर उसने जल्दी से कोई सोल्यूशन नहीं सोचा तो ये भूखी लड़कियां उसे कुछ ही मिनट्स में निचोड़कर मार डालेंगी। सेक्ट लीडर होने के नाते मैं तुम सबको असेंबल होने का ऑर्डर देता हूं। ये देखकर कि लड़कियों ने उसे घेर लिया था और उनमें से कुछ ने उसे छूना भी शुरू कर दिया था, जियांग फे घबरा गया और जोर से चिल्लाया। स्वूश। जियांग फे का ऑर्डर मिलते ही सभी नागा प्रीस्टेसेस एक साथ खड़ी हो गईं और प्रॉपर रोज में लाइन बनाकर खड़ी हो गईं। नागा साइरन हाई प्रीस्टेस उनके सामने खड़ी थी। जियांग फे ने राहत की सांस ली। भले ही ये नागा साइरन प्रीस्टेसेस उसके लिए पागल थीं, लेकिन वो उसकी प्राइवेट आर्मी का हिस्सा बन चुकी थीं, इसलिए चाहे जो हो जाए उन्हें जियांग फे के ऑर्डर्स फॉलो करने ही थे। वहीं खड़ी रहो और यहां मत आना। इन एक्साइटेड लड़कियों को फिर से अपनी तरफ झपटने से रोकने के लिए जियांग फे ने सबसे पहले एक ऑर्डर दिया। फिर उसने नागा साइरन हाई प्रीस्टेस से कहा, तुम इधर आओ और पहले मुझे सब कुछ क्लियर करो। यस मास्टर। भले ही वो जियांग फे के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन वो एक सेक्ट लीडर की तरह ऑर्डर्स दे रहा था। इसलिए जब नागा साइरन हाई प्रीस्टेस जियांग फे के सामने आई तो वो बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से चुपचाप खड़ी रही और उसने उस पर अपने हाथ नहीं डाले। मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है? जियांग फे ने पूछा। क्योंकि उसके साथ जियांग फे का रेपुटेशन लेवल इन्फैचुएटेड तक पहुंच चुका था तो नागा साइरन हाई प्रीस्टेस ने नॉर्मल सी बात है कि जियांग फे से कुछ नहीं छुपाया। उसने नागा साइरन क्वीन और टेम्पल के बीच जो भी हुआ था वो सब उसे बता दिया।
तो तुम्हारा मतलब है कि जैसे ही क्वीन को पता चलेगा कि ईविल गॉड सोलन मर चुका है तो वो डेफिनेटली नागा सायरन सोल वापस लेने यहाँ आएगी? जियांग फे ने पूछा। मुझे लगता है क्वीन को आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सोलान द ग्रेट की मौत का सबसे ज्यादा असर हम जैसी प्रीस्टेसेस पर पड़ा है, लेकिन बाकी नागा सायरन्स को भी कुछ न कुछ फील हुआ होगा। क्वीन शायद अभी से शक करने लगी है, लेकिन उसे अभी भी पक्का नहीं पता कि सोलन सच में मर चुका है या नहीं, इसीलिए उसकी अभी तक टेम्पल में घुसने की हिम्मत नहीं हुई है। हाई प्रीस्टेस ने एक्सप्लेन किया। FCK, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और यहां से भागो, जियांग फे ने घबराते हुए कहा। लेकिन हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, हाई प्रीस्टेस ने बेबसी से कहा। मिराज और नागा सायरन सोल कहाँ हैं? जियांग फे ने पूछा। मैं अभी जाकर नागा सायरन सोल लेकर आती हूँ, हाई प्रीस्टेस ने जियांग फे से कहा। फिर वो पीछे मुड़ी और अपने पीछे खड़ी 2 छोटी प्रीस्टेसेस को ऑर्डर दिया। मिराज को यहाँ लाओ। जल्द ही नागा सायरन हाई प्रीस्टेस अपने हाथों में एक चमकता हुआ जेमस्टोन लेकर जियांग फे के सामने आ गई। वो दोनों छोटी प्रीस्टेसेस भी मिराज को मेन हॉल में ले आई थीं। वो अब हमारे साथ है, उसे छोड़ दो। जब जियांग फे ने देखा कि मिराज अभी भी बंधी हुई थी तो उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया, जिसका मतलब था कि प्रीस्टेसेस मिराज को जाने दे सकती थीं। मिराज के आज़ाद होने के बाद जियांग फे ने हाई प्रीस्टेस के हाथों से नागा सायरन सोल ले लिया। ये जेमस्टोन बिल्कुल उस फेक वाले की तरह दिख रहा था जो एम्परर पोसीडन ने उसे दिया था, लेकिन इस जेमस्टोन की वजह से नागा सायरन क्वीन को अपनी सेलेस्टियल पावर्स वापस मिल सकती थी और नागा सायरन रेस तरक्की कर सकती थी। इसके उलट जियांग फे के हाथों में मौजूद वो फेक वाला बिल्कुल यूजलेस था। इसे वापस भेज दो। असली नागा सायरन सोल को अपने बैकपैक में रखने के बाद जियांग फे ने वो फेक नागा सायरन सोल हाई प्रीस्टेस को दे दिया। यस। प्यार में पागल हाई प्रीस्टेस ने तुरंत जियांग फे का ऑर्डर मान लिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या इससे पूरी नागा सायरन रेस का अंत हो जाएगा। हाई प्रीस्टेस के वापस आने के बाद जियांग फे ने उससे कहा, हाई प्रीस्टेस, उनसे सारी काम की चीजें पैक करने को कहो, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, मुझे बस क्रिस बुलाओ। हाई प्रीस्टेस ने बड़े प्यार से जियांग फे से कहा। ओके क्रिस, जल्दी करो और उनसे पैक करने के लिए कहो। जियांग फे ने सिर हिलाया। उसके पास इस बात पर ध्यान देने का टाइम नहीं था कि उसे क्या कहकर बुलाना है, उसे बस सामान पैक करके निकलने की पड़ी थी। ओह नो, ओह नो, क्वीन आ गई है। एक प्रीस्टेस अचानक भागती हुई हॉल के अंदर आई। रहने दो, अपना सारा सामान यहीं छोड़ दो, मेरे साथ आओ और पोर्टल के अंदर जाने के बाद इधर उधर मत भागना, जियांग फे ने अपने दांत पीसते हुए कहा। भले ही ये प्रीस्टेसेस वीक नहीं थीं, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उनके उस सो कॉल्ड सामान को वहीं छोड़ने का फैसला किया। स्वूश! एक हल्की सी रोशनी के साथ जियांग फे ने हॉल के बीचों बीच अबिसल गेट खोल दिया। वो पोर्टल के अंदर जाने वाला पहला इंसान था। बूम बूम! ठीक उसी वक्त हॉल के बंद दरवाजे से किसी चीज के जोर जोर से टकराने की आवाजें आने लगीं। जल्दी करो सब लोग, क्रिस एक एक करके उन छोटी प्रीस्टेसेस को अबिसल गेट के अंदर भेजने लगी। दी अबिस के अंदर घुसते ही जियांग फे ने आसपास के गार्ड्स को ग्रीट किया ताकि अंदर आने पर नागा सायरन प्रीस्टेसेस पर हमला ना हो। नेफिलिम किंग का दामाद होने की वजह से नेफिलिम्स के बीच जियांग फे का स्टेटस काफी सॉलिड था। देखा जाए तो एल्डर प्रिंस ओटिस के बाद उसी का नंबर आता था, इसलिए उसकी बातों की डेफिनेटली इज्जत की जाएगी। बूम! आखिरी नागा सायरन प्रीस्टेस के पोर्टल में जाने के कुछ ही देर बाद हॉल का दरवाजा जोर से खुल गया। नागा सायरन क्वीन मोनिका अपने सोल्जर्स के साथ अंदर घुस आई। नेफिलिम्स! डैम इट, ये पक्का वो स्ट्यूपिड वर्डियर ग्लाइडर ही होगा। गायब ना हुए अबिसल गेट को देखते ही मोनिका ने गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटका। योर मैजेस्टी, क्या हम उनका पीछा करें? क्लार्क ने पूछा। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम नेफिलिम्स की टेरिटरी में घुसकर अपनी जान गंवाना चाहते हो? मोनिका को अपना गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही क्लार्क दरवाजे पर आया वो तुरंत उसका पंचिंग बैग बन गया। ढूंढना शुरू करो, और बेहतर होगा कि तुम लोग मुझे नागा सायरन सोल ढूंढकर ला दो। मोनिका ने जोर से अपने हाथ घुमाए और अबिसल गेट को तबाह कर दिया, फिर अपने सोल्जर्स को टेंपल में छानबीन करने का ऑर्डर दिया। जहां हो वहीं रुको, ये नेफिलिम्स की टेरिटोरी है, तुम लोग अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं घूम सकती। मैं नेफिलिम किंग से मिलने जा रहा हूं। नागा सायरन प्रीस्टेसेस को वहीं रुकने का ऑर्डर देने के बाद जियांग फे ने अकॉजरिस को बाहर निकाला और नेफिलिम किंग्स पैलेस की तरफ दौड़ पड़ा। बूहू, वो छोटा सा अंधेरा कमरा बहुत अनकंफर्टेबल है, बहुत डरावना है। कई दिनों तक बंद रहने की वजह से अकज़िरिस ने काफी कुछ झेला था। ओके ओके, मैं आगे से तुम्हें पेट स्पेस में ना रखने की पूरी कोशिश करूंगा। जियांग फे ने अकॉजरिस को तसल्ली दी और नेफिलिम किंग्स पैलेस के अंदर चला गया। जियांग फे नेफिलिम्स पैलेस पहुंचा और आगे बढ़कर नेफिलिम किंग से मिला। उसने किंग को वो सब बताया जो उसने नागा टेरिटरी में किया था। उसके बाद उसने नागा प्रीस्टेस को शैडो फैक्शन की जिम्मेदारी में सौंप दिया और उनसे शैडो फैक्शन के लिए अपनी अलीजेंस की कसम खिलवाई। जैसे ही ऑफिशियल काम खत्म हुआ वो जितनी जल्दी हो सके पैलेस से निकल गया। जियांग फे बहुत जल्दी में था क्योंकि वो दोपहर में होने वाले अपने पीवीपी मैचेस मिस नहीं करना चाहता था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसका सामना किससे होने वाला है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वो अरीना में रहकर बाकी प्लेयर्स को देखना चाहता था। हो सकता था कि वहां ट्रेजर कॉल्ड्रन वाला कोई प्लेयर आ जाए,
जियांग फे नागा प्रीस्टेसेस के साथ डीमन ड्रैगन फोर्ट्रेस चला गया। जब लड़कियां वहां पहुंचीं और उसके हरेम की बाकी मेंबर्स से मिलीं तो जियांग फे ने अनॉयड होने का नाटक करना भी छोड़ दिया। इस पॉइंट पर वो लड़कियों को अपने एक्शंस एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। भले ही सिल्फी और बाकी सब गुस्सा नहीं थी, लेकिन वो खुश भी नहीं थी। शुक्र है कि वो इजाबेला की तरह एकदम से भड़कने वाली या रैश नहीं थी। इसलिए जियांग फे से थोड़ी शिकायत करने के बाद सब कुछ जल्दी और आसानी से सेटल हो गया। उसके बाद वो अकत्सीरिस के साथ डीमन ड्रैगन फोर्ट्रेस से निकला और सीधा सिटी ऑफ सिनर्स की तरफ चला गया। जब जियांग फे पहुंचा तो मॉर्निंग सेशन के पीवीपी बैटल्स बस खत्म ही हुए थे। आफ्टरनून सेशन की बैटल्स अभी शुरू नहीं हुई थीं। अनजाने में जियांग फे के हाथ उसकी कमर की तरफ गए जहां उसका हैमर लटकता था। तब उसे याद आया कि डिवाइन ब्लैकस्मिथ से गॉड ऑफ क्राफ्ट्स में अपनी जॉब चेंज करने के बाद उसने अपना हैमर खो दिया था। कोई हैमर नहीं, क्या अब मुझे अपने खाली हाथों से लड़ना होगा, जियांग फे ने खुद से कहा। उसका हैमर जा चुका था और उसके साथ आने वाली सारी स्किल्स भी जा चुकी थीं। बदले में उसे एक क्रोमैटिक इवॉल्विंग रिंग दी गई थी। टोकन ऑफ द गॉड ऑफ क्राफ्ट्स रिंग, क्रोमैटिक इवॉल्विंग इक्विपमेंट, अटैक +1000 वाइटैलिटी, +100 स्ट्रेंथ, +100 इक्विप, इंक्रीजेस 20% मैक्सिमम हेल्थ पॉइंट्स। इक्विप, रिस्टोर 100% हेल्थ व्हेन रिसीविंग अ फेटल ब्लो, 30 minutes cool down time. Equip, obtained a passive skill, God of Craft Strength. Obtained 5 attribute points for every player level. Attribute points are automatically invested in all 5 main attributes. ये रिंग कोई वेपन नहीं थी, जिसका मतलब था कि वो अटैक नहीं कर पाएगा। फिर उसने वो रिंग उतार दी जो उसने पहन रखी थी, गेट ऑफ अबिस। ये स्किल वो स्किल नहीं थी जिसे वो दी अबिस वापस जाने के लिए कई बार इस्तेमाल करता था, बल्कि ये एक मिनियन समनिंग स्किल थी। ये बहुत कम इस्तेमाल होती थी, और क्योंकि जियांग फे का लेवल अब उस रिंग से कहीं ज्यादा हो चुका था, इसलिए उसे हटाकर टोकन ऑफ द गॉड ऑफ क्राफ्ट्स पहनना ही सबसे सही था। इस नई रिंग के साथ जियांग फे को मौत से बचने का एक और मौका मिल गया था। सच कहा जाए तो उसके ओवरऑल स्टैट्स भी काफी बढ़ गए थे। अपनी ग्रोथ से खुश होने के बावजूद जियांग फे अभी भी उदास था कि उसके पास कोई वेपन नहीं था। अचानक उसे एक बहुत जरूरी बात याद आई। उसके पास एक एंशिएंट टियर बॉ था जिसे वो अपनी जॉब चेंज होने से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब उस पर कोई पाबंदी नहीं थी और वो इसे इक्विप कर सकता था। इसके अलावा उसके पास एक स्किल बुक भी थी जो उस बॉ के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। हेवेंस ब्रेकर ट्वाइलाइट बो एक 9500 अटैक पावर वाला अल्ट्रा पावर 2-हैंडेड वेपन था। इन्फैचुएशन स्किल से मिलने वाले 55% अटैक स्पीड बोनस को मिला दे तो जियांग फे का अटैक रेट 1 सेकंड में 8 शॉट्स हो जाएगा। ये लगभग एक मशीन गन होने जैसा था। एक मशीन गन वाला आदमी जो बारिश की तरह एरोज बरसा सकता था। सच कहा जाए तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से ये वेपन जियांग फे के लिए सही नहीं था। सबसे पहली बात, इस वेपन से अटैक करने के लिए माना की जरूरत थी। क्योंकि जियांग फे के मेन एट्रीब्यूट्स वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ थे, तो उसके पास ज्यादा इंटेलिजेंस पॉइंट्स नहीं होंगे, जिसका मतलब था कि उसका माना पूल बहुत कम था। बिना काफी माना के जियांग फे की एम्यूनिशन खत्म होने से पहले वो सिर्फ कुछ सेकंड्स तक ही अटैक कर पाता। लेकिन कॉल्ड्रन ऑफ स्पिरिट मिलने के बाद ये सब बदल गया। 10,000 स्पिरिट पॉइंट्स के साथ जियांग फे का हेल्थ और माना रिकवरी रेट बिल्कुल इंस्टेंट हो गया था। इसलिए जियांग फे बिना रुके अटैक करने के लिए उस बॉ का इस्तेमाल कर सकता था। ये किसी चीट कोड होने जैसा था, एकदम रियल लाइफ के I_Unlimited_Ammo की तरह। अगर इतना काफी नहीं था तो जियांग फे के पास एक एमबॉट स्किल भी थी। पहले शॉट के लिए प्रिसिजन चाहिए था, लेकिन एक बार अटैक टारगेट पर लग गया तो सनबर्न स्किल एक्टिवेट हो जाती थी। एक बार स्किल एक्टिवेट होने के बाद जियांग फे के सारे एरो अटैक्स अपने आप अपनी प्रोजेक्शन करेक्ट करके टारगेट को हिट करते थे। जब तक जियांग फे अपने टारगेट की जनरल डायरेक्शन में एम करता, उसकी एक्यूरेसी लगभग 99% होती। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि यह स्किल एक एम बॉट थी। जियांग फे के मैक्सिमम हेल्थ पॉइंट्स 15,800 तक पहुंच गए थे और उसकी अटैक पावर 53,000 जितनी ज्यादा थी। रूथलेस बराज के मैक्स तक स्टैक होने पर उसकी अटैक पावर 1,60,000 तक पहुंच जाती। बिना रुके लगातार शॉट्स फायर होने पर दुश्मन का मारा जाना पक्का था, जब तक कि उनके पास इनविंसिबिलिटी या इनवल्नरेबिलिटी स्किल्स एक्टिव ना हो। मशीन गन वाला आदमी हे जियांग फे खुद से बोला और अपने ही मजाक पर हंस पड़ा। अपने हाथों में इस गॉडली बो के साथ जियांग फे को किसी भी तरह के ट्रेजर्ड कॉल्ड्रंस वाले प्लेयर से डरने की जरूरत नहीं थी। मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, इसे भी सीख ही लेता हूं, जियांग फे ने कहा, क्योंकि उसे वो स्किल याद आ गई जो उसने अभी तक नहीं सीखी थी। ये एक मार्क्समैन स्किल बुक थी जो उसे काफी समय पहले मिली थी। ये किसी बो यूजर को दी जानी थी, लेकिन जियांग फे को कोई भी अच्छा बो यूजर नहीं मिला था। डिवाइन मार्क्समैन स्किल, डस्क्स बो यूज, ऑब्टेन द स्किल डस्क्स बो। ये स्किल इस बो पर बिल्कुल सूट करती है, जियांग फे खुशी से चिल्लाया। डस्क्स बो, लॉक ऑन अ टारगेट विद इन 1500 मीटर्स। Charge the bow for 5 seconds before firing a straight shot that will deal damage equal to 20 times your attack power to all targets within the trajectory of the arrow to the target. 1 hour cooldown time. इस स्किल के साथ जियांग फे आसानी से दुश्मन के कमांडर या फॉरबिडन स्पेलकास्टर को स्नाइप करके मार सकता था। पीवीपी कंपटीशन का इवनिंग सेशन जल्दी ही शुरू होने वाला था, और जब जियांग फे ने मैचिंग बोर्ड पर नजर डाली तो वो निराश हो गया, क्योंकि सामने वाला बिना किसी ट्रेजर कॉल्ड्रन के एक रेगुलर प्लेयर था।
बस एक सिंपल एम और फायर के साथ जियांग फेई ने दूसरे प्लेयर को सिर्फ एक नॉर्मल हिट में मार गिराया। इसके बाद वाले मैचेस भी पहले वाले की तरह ही बोरिंग थे। वो बस यही चाहता था कि उसका मैच किसी ऐसे प्लेयर से हो जिसके पास ट्रेजर्ड कॉल्ड्रन हो। उसने ऑडियंस के बीच एक रैंडम सीट ली और बाकी प्लेयर्स को कंपटीशन में लड़ते हुए देखने लगा। वही रोज का प्रोटोकॉल शुरू हुआ। 2 प्लेयर्स अरीना में आए, अनाउंसर ने उनके नाम इंट्रोड्यूस किए और 3 सेकंड के काउंटडाउन के बाद दोनों प्लेयर्स एक दूसरे की तरफ दौड़े। मैच तब खत्म होता जब दोनों में से कोई एक हार जाता या अपनी मर्जी से हार मान लेता। इस केस में वो प्लेयर बस दूसरे प्लेयर की तरफ दौड़ा और उसे अपने मैजिक स्टाफ से जोर से मारा, जिससे 4,50,000 से ज्यादा का डैमेज हुआ और सामने वाला इंसान तुरंत मारा गया। रुको, 4,50,000 डैमेज? जियांग फे की नजरें मैच के विनर पर टिक गईं। इसमें कोई शक नहीं था कि उस प्लेयर के पास ट्रेजर्ड कॉल्ड्रन था, द कॉल्ड्रन ऑफ स्ट्रेंथ। इससे पहले कि वो उस प्लेयर के नाम पर फोकस कर पाता, वो अरीना से जा चुका था और अनाउंसर ने लड़ने के लिए अगले प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। वो आदमी कौन है? बिना टाइम वेस्ट किए जियांग फे अपनी सीट से उछला और पीवीपी अरीना को मैनेज करने वाले स्टाफ में से एक की तरफ गया। ओह, उसका आईजीएन पीपल नॉट पीपल है। मैंने सुना है कि उसे एक सेलेस्टियल टियर वेपन मिला है जिसमें बेहिसाब स्ट्रेंथ है। इस वेपन से पहले भी वो प्लेयर अपनी एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल के लिए फेमस था। थैंक्स। जियांग फे ने स्टाफ को वहीं छोड़ा और वापस अरीना की साइड में चला गया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पीपल नॉट पीपल। जियांग फे ने ये नाम अपने दिमाग में बैठा लिया। एक्साइटेड होकर जियांग फे उम्मीद करने लगा कि उसका मैच उसके साथ हो। भले ही जल्द ही उसका मैच उसके साथ ना हो, लेकिन वो अरीना में पक्का उसका सामना करेगा। दिन के आखिरी मैच में जियांग फे ने एक क्लीन हेडशॉट के साथ खेल खत्म किया। भले ही वो थोड़ा निराश था कि वो ट्रेजर्ड कॉल्ड्रन वाले किसी प्लेयर से नहीं लड़ पाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि कभी न कभी तो उसका सामना उनसे होना ही था। दिन के पीवीपी बैटल्स खत्म होते ही जियांग फे सिटी ऑफ सिनर्स से निकलकर वापस एम्परर्स पैलेस की तरफ चल दिया। वो पहले ही नागा सोल चुरा चुका था और अब क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए वापस लौटने का सही वक्त था। तुम मेरी उम्मीद से जल्दी आ गए। क्या तुमने काम पूरा कर लिया? पोसेडन ने कहा। नागा सोल चुराना कोई आसान काम नहीं था। जियांग फे को इसमें काफी ज्यादा वक्त लगना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल। ये रहा। जियांग फे ने जेमस्टोन निकालते हुए उसे एम्परर को सौंपते हुए कहा। क्या ये वही है? पोसेडन खुशी से चिल्लाया। वो जानता था कि जियांग फे इस मिशन को परफेक्टली पूरा कर लेगा, लेकिन उसने इतनी जल्दी काम खत्म होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने जेमस्टोन को ध्यान से देखा और वापस जियांग फे को दे दिया। भले ही ये नागा रेस का एक इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट था, लेकिन मरफोक के लिए इसके कोई मायने नहीं थे। जियांग फे इसकी अहमियत जानता था और खुश था कि पोसेडोन ने इसे उसे वापस कर दिया। जहां तक पोसेडन की बात थी, उसे इस आर्टिफैक्ट की कोई परवाह नहीं थी। जब तक ये जेमस्टोन नागा के हाथों में नहीं था, तब तक सब कुछ ठीक था। डिंग। Eliminating the threat quest has been completed. Obtained 110 million experience points, 2000 gold coins, 500 merfolk reputation points. अब तक 100 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स का कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस गेज में जरा सी भी हरकत लाने के लिए 1 बिलियन से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत थी। एम्परर पोसेडन, आप अपने सोल्जर्स को कब भेजने का प्लान बना रहे हैं? जियांग फे ने पूछा। पोसेडन की मदद करके नागा सोल चुराने का उसका में मकसद यही था कि मरफोल्क नागा पर हावी हो सकें और लाइट फैक्शन से लड़ सकें। अभी नहीं, हमें अपनी टेरिटरी को सिक्योर करना होगा और फिर नागा पर हमला करना होगा, पोसेडन ने कहा। क्योंकि नागा सोल अब नागा के पास नहीं था, पोसेडन ने नागा रेस की सारी फ्यूचर अटैक फोर्सेस का रास्ता पूरी तरह से काट दिया था। लेकिन अभी भी करंट नागा अटैक फोर्स काफी स्ट्रांग थी, इसीलिए पोसेडन को उन पर पहले हमला करने की जरूरत थी। सीधे शब्दों में कहें तो जड़ कट चुकी थी, लेकिन अब उसे घास फूस साफ करनी थी। मैं समझ गया, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं, जियांग फे ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। मरफोक की मदद करना तो बस एक बहाना था, असली वजह तो उसका अपना फायदा था। उसके पास जो रिंग थी मरफोक्स रिवेंज, वो सिर्फ नागास को मारने से ही और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती थी। अगर वो नागा के खिलाफ इस वॉर में हिस्सा ले सका तो वो इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठा सकता था। नागा के साथ वॉर में जाना यकीनन एक बहुत बड़ा इशू था, लेकिन जियांग फे के साथ मिराज के होने से उसे सिटी के डिफेंसेस के बारे में बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। किसी भी तरह की मदद का स्वागत है, पोसेडन ने कहा। जैसा कि कहावत है, लोहा गर्म होने पर ही वार करना चाहिए, इसलिए मैं कमांड करने के लिए एक आर्मी की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और फिर मैं निकल पाऊंगा, जियांग फे ने कहा। क्वीन ऑफ नागा जानती थी कि वो मिराज को अपने साथ ले गया था और अगर उसने थोड़ी भी और देर की तो एक नई फीमेल कमिश्नर चुन ली जाएगी। इस बात का पूरा चांस था कि नई कमिश्नर डिफेंस लेआउट को बदल दे। ऐसे में मिराज की इनसाइडर नॉलेज बिल्कुल बेकार हो जाती। कोई दिक्कत नहीं, क्या एलीट हैमरहेड्स तुम्हारे लिए ठीक रहेंगे? एम्परर ने कहा। हाँ, वो सही रहेंगे, जियांग फे ने कहा। वो अब कुछ वक्त से सीफोल्क के बीच घुल मिल गया था और उसे समझ आ गया था कि हैमरहेड्स वेल वॉरियर्स जितने स्ट्रांग नहीं थे, फिर भी उन्हें अभी भी सेकंड बेस्ट फाइटर्स माना जाता था। गॉड स्पीड। मैं तुम्हारे लिए गुड लक की दुआ करता हूं। मैं हैमरहेड्स को वॉर में तुम्हें फॉलो करने के लिए इन्फॉर्म कर दूंगा, पोसेडन ने कहा। डिंग।
You have obtained commanding authority for the Hammerhead army. Thank you, Emperor. मैं अब चलता हूं, जियांग फे ने कहा और पीछे मुड़कर पैलेस से बाहर निकल गया। बाहर आते ही 50,000 हैमरहेड सोल्जर्स की एक आर्मी वहां इकट्ठा थी और उसके ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। ऑल राइट मैन, मेरे पीछे आओ, जियांग फे ने कहा। वो कोई पेपटॉक देने के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था और सीधा नागास टेरिटरी की तरफ निकल पड़ा। उस विशाल आर्मी को लीड करते हुए जियांग फे सबसे पहले नागा टेरिटरी के आउटस्कर्ट्स में पहुंचा। भले ही समंदर का वो हिस्सा नागा का माना जाता था, लेकिन वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वहां ज्यादा से ज्यादा कुछ मरक्रूरास थे जो जियांग फे और उसकी आर्मी को देखते ही भाग खड़े हुए। उसके बाद जियांग फे बिना किसी दुश्मन का सामना किए आगे बढ़ता गया। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वो आखिरकार एक आउटपोस्ट पर पहुंचा, जहां उसने पहली बार ऑर्गेनाइज सोल्जर्स के एक ग्रुप को डिफेंस करते हुए देखा। ये जगह अभी भी गोल्ड वाटर सिटी से काफी दूर थी और समंदर के इस हिस्से में रहने वाले ज्यादातर सीफोल्क नागास तो बिल्कुल नहीं थे। वो जिस सबसे स्ट्रांग दुश्मन का सामना कर रहा था वो बस एक इंस्पेक्टर था जो एक हाई लॉर्ड टियर बॉस था। इंस्पेक्टर जिन सोल्जर्स को लीड कर रहा था उनकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उनमें कई अलग अलग तरह के सीफोक शामिल थे। वहां टर्टल्स, क्रैब्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स और बाकी क्रस्टेशंस थे। भले ही उनकी गिनती जियांग फे की आर्मी से ज्यादा थी, लेकिन वो 50,000 हैमरहेड सोल्जर्स से लड़ने के हिसाब से बहुत वीक थे। आगे बढ़ो, दुश्मनों को मार डालो, जियांग फे जोर से चिल्लाया और उसने पूरी आर्मी को चार्ज करने का इशारा किया। बिना किसी टैक्टिक या स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किए हैमरहेड्स भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह टूट पड़े। दुश्मनों के थिक शेल्स और कैरापेसेस होने के बावजूद हैमरहेड्स ने उन्हें चीरने के लिए सिर्फ अपने हाथों और फिन्स का इस्तेमाल किया। जियांग फे जिस आर्मी को लीड कर रहा था उसमें ज्यादातर एडवांस्ड एलीट लेवल 80 हैमरहेड्स थे। स्क्वाड कैप्टन और कमांडर जैसे कुछ हायर रैंक्स तो मिनी बॉस थे। एलीट लेवल 70 सोल्जर्स की आर्मी के सामने जियांग फे की आर्मी ने उनकी फॉर्मेशन को ऐसे चीर दिया जैसे मक्खन पर कोई गर्म चाकू चल रहा हो। 20 मिनट से भी कम समय में दुश्मन की फॉर्मेशन की धज्जियां उड़ गईं, जबकि जियांग फे की तरफ एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। उसके किसी भी सोल्जर को कोई डैमेज नहीं पहुंचा था। हाई लॉर्ड टियर इंस्पेक्टर एक अटैक भी नहीं कर पाया और जियांग फे ने उसे वहीं ढेर कर दिया। जियांग फे की स्टार्टिंग अटैक पावर 50,000 से ज्यादा थी, लेकिन 10 बार अटैक करने के बाद उसे एक पावर बूस्ट मिलता था। इससे उसकी अटैक पावर 1,60,000 हो जाती थी, जो उसके रास्ते में आने वाले किसी भी मॉन्स्टर को पूरी तरह मिटा देने के लिए काफी थी। बॉस शायद थोड़ी ज्यादा देर टिक जाता, लेकिन वो भी बस कुछ सेकंड्स के लिए। दुश्मन के 10 मिलियन से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स होने के बावजूद जियांग फे को एरोज की बारिश करके उसे मारने में बस कुछ ही सेकंड्स लगते थे। सारे ट्रैश मॉन्स्टर्स को तबाह करने के बाद जियांग फे ने अपनी आर्मी को गोल्ड वाटर सिटी की तरफ लीड किया और अपने पीछे सिर्फ धूल और खून के निशान छोड़े। मिराज पहले ही जियांग फे को सिटी के सारे वीक पॉइंट्स बता चुकी थी, इसलिए जियांग फे ने सबसे कम डिफेंस वाले फोर्ट पर हमला करके इन्वेजन शुरू किया और बाकी डिफेंसेस को किनारे करते हुए अपना रास्ता बना लिया। उनके हमलों से अनजान नागा डिफेंसेस एक एक करके ढहते चले गए। सिटी के अंदर घुसने के बाद ही जियांग फे ने भी लड़ना शुरू किया। बाकी सीफोल्क के उलट सिर्फ नागास ही स्टैट्स अपग्रेड दे सकते थे। अब जबकि जियांग फे खुद बैटलफील्ड में उतर चुका था, उसकी नजर में आने वाला कोई भी दुश्मन तुरंत मारा जाता। हैमरहेड्स एक भी दुश्मन को नहीं मार पाए, क्योंकि जियांग फे की एक सेकंड में 8 एरोज की अटैक स्पीड ने हमला करने की जुर्रत करने वाले हर नागा सोल्जर को पहले ही मार गिराया था। दुश्मनों को सांस लेने का एक सेकंड दिए बिना जियांग फे ने अकेले ही डिफेंसेस को चीर दिया और कोल्ड वाटर सिटी के सेंटर में पहुंच गया। तभी न्यूली इलेक्टेड फीमेल कमिश्नर सामने आई और उसने जियांग फे और उसकी आर्मी को आगे बढ़ने से रोक दिया। तुम्हारी इस सिटी पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? मरफोक, क्या तुम लोग वॉर चाहते हो? कमिश्नर चिल्लाई। माय मास्टर, इसकी स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इसे हरा सकती हूं, जियांग फे के बगल में आते हुए अकतजीरिस ने कहा। मैं मानता हूं, लेकिन हम मिलकर ऐसा करेंगे, जियांग फे ने कहा। भले ही वो रेपुटेशन पॉइंट्स के जरिए उसे आसानी से जीत सकता था, लेकिन जियांग फे को ऐसी औरतों में जीरो इंटरेस्ट था जो कई हस्बैंड्स बनाती थीं। इसके अलावा एक ओवरलॉर्ड टियर बॉस को मारने से उसे एक अच्छा बूस्ट भी मिलता। सोल्जर्स, बाकियों को मार डालो, मैं इस बड़ी मछली को खुद संभालूंगा, जियांग फे ने कहा। जैसे ही हैमरहेड्स लेफ्ट और राइट में बंट गए और उन्होंने जियांग फे और न्यूली इलेक्टेड कमिश्नर को अकेला छोड़ दिया, अकतजीरिस शैडोज में गायब हो गई। एक सक्यूबस होने के नाते अकतजीरिस के पास स्टेल्थ का हाईएस्ट टियर था। भले ही उसकी कॉम्बैट प्रोवेस किसी प्योर ब्लडेड रॉयल नेफिलिम के आसपास भी नहीं थी, फिर भी उसे बेस्ट असैसिन माना जाता था, शायद सिल्फी से भी बेहतर। हैमरहेड्स के जाते ही और अकतजीरिस के शैडोज में गायब होने पर नई कमिश्नर ने जियांग फे के बजाय हैमरहेड्स की तरफ चार्ज किया। जैसे ही उसने अपनी सांप जैसी पूंछ से जमीन पर जोर से किक मारी और हैमरहेड्स की तरफ तेजी से बढ़ी, अकतजीरिस ठीक उसके बगल में आ गई और अपने लंबे लेदर विप से उसके पीछे हमला कर दिया। बेखबर कमिश्नर ने बिना किसी प्रिपरेशन के वो अटैक झेला। वो सीधे जमीन पर जा गिरी, जिससे कुछ और नागा सोल्जर्स और नागास के शार्कमैन सोल्जर्स मारे गए। गुड जॉब, अपना बाव उठाते हुए और स्ट्रिंग खींचते हुए जियांग फे चिल्लाया। उसे छोड़ते ही जियांग फे के हाथ बिजली की तरह पीछे गए और वो एक के बाद एक एरो छोड़ता चला गया। ओह नो, खतरे का एहसास होते ही कमिश्नर चिल्लाई। वो तेजी से उछलकर जियांग फे के अटैक्स के रास्ते से हट गई और हवा में उड़ते हुए एरोज जमीन पर गिर गए।
जैसे ही उसे लगा कि वो सेफ है, अकटजीरिस फिर से उसके बगल में आ गई और एक बार फिर अपना विप मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। वेल डन, जियांग फे चिल्लाया। पिछली एरोस की बारिश का मैं मकसद अटैक करना नहीं था, बल्कि मार्क ऑफ द सनफ्लेम को एक्टिवेट करने के लिए बस एक हिट मारना था। जियांग फे ने जो दर्जनों एरोस फायर किए थे, उनमें से 2 कमिश्नर को लग गए थे। डैम यू, डैम द डीमंस, कमिश्नर जोर से चिल्लाई। रोमियो के इफेक्ट की वजह से कमिश्नर ने शुरुआत में जियांग फे पर अटैक नहीं किया था, लेकिन जियांग फे के अटैक करने पर उसका रेपुटेशन लेवल अप्रूव से गिरकर हॉस्टाइल हो गया। उसके बाद ही उसने अपना टारगेट बदलकर जियांग फे को कर लिया। इसे पकड़कर रखो, जियांग फे ने ऑर्डर दिया और अकटजीरिस ने सिर हिलाया। भले ही उसका अटैक किसी ओवरलॉर्ड बॉस के खिलाफ बहुत इफेक्टिव था, लेकिन उसके हेल्थ पॉइंट्स और डिफेंस उसके अटैक से बचने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थे। कमिश्नर अपने पैरों पर खड़ी हुई और जियांग फे पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ उछली, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन से उठे, अकटजीरिस झटके से उसके बगल में आ गई और उस पर फिर से अपना विप मार दिया। मैं यहां हूं, तुम मुझसे लड़ रही हो? लगातार अपना विप चलाते हुए अकटजीरिस जोर से दहाड़ी। अगर जियांग फे अकेला होता तो वो पल भर में मारा जाता। असली प्रॉब्लम उसकी इंटरमीडिएट ओवरलॉर्ड सर्वेंट थी। अगर कमिश्नर अकटजीरिस को ऐसे ही इग्नोर करती रहती तो सबसे पहले वही मारी जाती, लेकिन इसमें काफी वक्त लगता क्योंकि फास्टेस्ट अटैक स्पीड होने के बावजूद अकटजीरिस का अटैक बहुत ज्यादा लो था। किस्मत से उसके पास डिसेबलिंग स्किल्स का पूरा भंडार था। वो एक सपोर्ट टाइप असैसिन थी जिसका अटैक हाई नहीं था, लेकिन इसकी भरपाई उसकी अलग अलग डिसेबलिंग स्किल्स कर देती थीं। एक बार फिर जब कमिश्नर ने जियांग फे पर चार्ज करने की कोशिश की तो अकटजीरिस एक मोहक आवाज निकालते हुए मुस्कुराई और उसकी तरफ एक फ्लाइंग किस उछाला। उसके होठों से एक पिंक लव शेप्ड प्रोजेक्टाइल निकला और सीधा कमिश्नर की बॉडी पर जा लगा। इससे वो तुरंत अपना होश खो बैठी और धीरे धीरे अकटजीरिस की तरफ बढ़ने लगी। शीश, इसे कहते हैं असली सक्यूबस। इसने एक फीमेल को भी फंसा लिया। कमिश्नर पर लगातार अटैक करते हुए जियांग फे चिल्लाया। जियांग फे के बाव से निकले सारे एरोज खुद अपना कोर्स करेक्शन करते थे और टारगेट पर जाकर लगते थे। बस शर्त यह थी कि एरो की प्रोजेक्शन टारगेट से बहुत ज्यादा दूर ना हो। जब एरोज कमिश्नर पर लगे तो जियांग फे को लगा था कि अटैक्स उसे स्पेल से बाहर निकाल देंगे, लेकिन कमिश्नर अभी भी धीरे धीरे अकटजीरिस की तरफ बढ़ रही थी। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक अकटजीरिस के हायर लेवल ने उसके स्पेल को दुश्मन पर और भी ज्यादा इफेक्टिव बना दिया था। लगातार 4 सेकंड्स की शूटिंग में कमिश्नर अपना 1/3 से ज्यादा हेल्थ पूल खो चुकी थी। इस पॉइंट पर आकर ही वो सडक्शन स्पेल से बाहर आई, लेकिन ये कॉम्बो कितना भयानक था इस बात का एहसास होते ही उसने लड़ाई जारी रखने के बजाय वहां से भागने का फैसला किया। हो, क्या तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो? मुझसे कोई नहीं बच सकता, अकटजीरिस हंसते हुए बोली और उसने एक लाइट बैरियर समन किया जिसने कमिश्नर को ट्रैप कर लिया और उसे जमीन पर गिरने के लिए मजबूर कर दिया। जियांग फे के एरोस की बारिश उस पर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस पल कमिश्नर समझ गई कि भागना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस सक्यूबस के पास ऐसी बहुत सी स्किल्स थीं जो उसे हिलने तक नहीं देती। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो एक चूहा भी पलटकर वार करता है। मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगी। कमिश्नर जोर से दहाड़ी और उसने अपनी आंखों से 2 ब्लू बीम अटैक्स फायर किए। ये अटैक इतना इंस्टेंट था कि अकटजीरिस भी रिएक्ट नहीं कर पाई। BZZ। वो बीम अटैक सीधा जियांग फे के सीने पर लगा और उसे तुरंत मार डाला। -217,581। डिंग। जियांग फे की इंस्टेंट रिवाइवल स्किल एक्टिवेट हो गई और उसने वापस अपनी फुल हेल्थ रिकवर कर ली। SH*T। मैं कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गया था। जियांग फे उस बीम अटैक की स्पीड देखकर सच में हैरान था। ये उन बाकी बीम अटैक से बिल्कुल अलग था जिनका सामना उसने पहले किया था। ये लगभग लेवल 4 बायो ह्यूमन एनर्जी अटैक की टक्कर का था। उसे लगा था कि कमिश्नर उसकी मुट्ठी में है और उसने उसे पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया था। टोकन ऑफ द गॉड ऑफ क्राफ्ट्स के बिना वो पक्का मारा जाता। नागा फीमेल कमिश्नर के अटैक ने सच में जियांग फे को ऑफ गार्ड पकड़ लिया था। किस्मत के उस झटके से जियांग फे को लगा जैसे मौत उसके पास से बस बाल बाल गुजरी हो। डेथ इम्यूनिटी इफेक्ट के बिना जियांग फे अब और लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब से उसे केयरफुल रहना था। शैडो बैरियर। ये स्किल उसे किसी भी अटैक को 3 बार नेगेट करने की पावर देती थी, चाहे वो फेटल हो या नहीं। मरो, समंदर के कचरे, कमिश्नर ने जियांग फे पर दहाड़ते हुए कहा। उस अटैक ने सिर्फ जियांग फे की ही हालत खराब नहीं की थी, बल्कि अकटजीरिस भी कमिश्नर की पावर को देखकर अलर्ट हो गई थी। अगर जियांग फे मारा जाता तो वो बस अपने इक्विपमेंट के कुछ हिस्से ही खोता, लेकिन अकटजीरिस का जियांग फे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से जियांग फे की मौत का मतलब आखिरकार उसकी भी मौत होता। ये बात याद आते ही अकटजीरिस को कमिश्नर पर इतना गुस्सा आया कि वो कोड़े मारकर उसकी चमड़ी उधेड़ देना चाहती थी। सडिस्टिक विप, प्याक। अकटजीरिस की विप थोड़ी लंबी हुई और फिर उसने कमिश्नर की पीठ पर जोर से कोड़ा मारा। भले ही इससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन इसने 2 बहुत ही खतरनाक डीबफ्स छोड़ दिए। डैमेज एम्प्लीफिकेशन, रिसीव 20% एक्स्ट्रा डैमेज फॉर द नेक्स्ट 20 seconds. टॉर्मेंट, for the next 20 seconds, every attack will be amplified by 10 times its pain and has a 10% chance to be stunned for 2 seconds. अकटजीरिस की विप के अपनी नॉर्मल लेंथ में वापस आने के बाद उसने अटैक करना जारी रखा।
जियांग फे ने अपनी स्टांस ली और झड़ी लगाते हुए एरोज की बारिश कर दी। पेन एम्पलीफिकेशन सिर्फ एक डिसेबलिंग इफेक्ट था, जिसकी वजह से कैरेक्टर दर्द से चीखने और चिल्लाने लगता था। इससे डैमेज नहीं बढ़ता था, लेकिन 2 सेकंड्स के लिए स्टन होने का 10% चांस बहुत पावरफुल था, क्योंकि जियांग फे की 1 सेकंड में 8 अटैक्स की स्पीड इतनी तेज थी कि कमिश्नर लगभग परमानेंटली स्टन ही रहने वाली थी। 20 सेकंड्स बहुत लंबा वक्त था, क्योंकि जियांग फे ने कुछ ही सेकंड्स में उसे छलनी करके रख दिया था। डिंग! यू हैव किल्ड एरेना द कमिश्नर। obtained 45 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 150 गोल्ड कॉइन्स। बॉस को मारने पर जियांग फे को बहुत थोड़े से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। नॉर्मल सी बात थी कि उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स या रिवॉर्ड्स की कोई परवाह नहीं थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो स्टैट बोनस था जो उसे अपनी रिंग से मिलने वाला था। कमिश्नर के मारे जाते ही नागा आर्मी में भगदड़ मच गई। बिना किसी लीडर के आर्मी को कुछ समझ नहीं आया और वो सिटी में पागलों की तरह भागने लगी। कुछ ने भागने की कोशिश की, जबकि कुछ ने जियांग फे की आर्मी से आखिरी बार भिड़ने की कोशिश की। आखिर में एक नागा सोल्जर मारा गया। अपनी रिंग को इतना स्ट्रांग होते देखकर जियांग फे खुशी से झूम उठा। गोल्ड वाटर सिटी के पूरी तरह मरफोक के कब्जे में आने के बाद जियांग फे ने आगे बढ़ने के बजाय रेस्ट करने का फैसला किया। रेस्ट करो और अपनी ताकत वापस पाओ। इस टाइम का इस्तेमाल रीग्रुप करने और अपनी फॉर्मेशन में वापस आने के लिए करो, जियांग फे ने कहा। भले ही सिटी पर कब्जा हो गया था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि गोल्ड वाटर सिटी नागा टेरिटरी के सेंटर से काफी दूर थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, डिफेंस और भी ज्यादा स्ट्रांग और खतरनाक होता जाता, इसलिए रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार करना ही सबसे सही था। इधर उधर भटकते हुए नागा सोल्जर्स को मारने के लिए स्ट्रीट्स पर 2 घंटे तक नजर रखने के बाद जियांग फे आर्मी के पास लौटा और उसने देखा कि पोसीडन की तरफ से रीइंफोर्समेंट्स आ चुके थे। नए सोल्जर्स बहुत वीक थे, क्योंकि वो बस रैंडम से क्रैबमैन थे। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता था कि पोसाइडन ने लाइट फैक्शन के खिलाफ अपना कदम उठा लिया था। अगर जियांग फे थोड़ा और इंतजार करता तो उसे सपोर्ट करने के लिए और भी रीइंफोर्समेंट्स उसके रास्ते में होते। सर्वर के बंद होने तक पूरे गोल्ड वाटर सिटी पर मरफोल्क का पूरी तरह कब्जा हो चुका था। और भी रीइंफोर्समेंट्स आ गए थे, और अब इन्वेजन आगे बढ़ाने से पहले जियांग फे को बस स्ट्रॉन्गर सोल्जर्स के एक और बैच के आने का इंतजार करना था। इससे पहले कि वो और इंतजार कर पाता, गेम शट डाउन हो गया और जियांग फे बाहर आ गया। जब वो उठा तो उसे लगा जैसे कोई हल्की सी चीज उसके सीने को दबा रही है। उसने आंखें खोली तो देखा कि छोटी एरियल उसके बगल में सिकुड़ कर लेटी थी और उसका सिर किसी तकिए की तरह उसके सीने में धंसा हुआ था। जियांग फे ने अपना वो हाथ बढ़ाया जो एरियल के नीचे दबा नहीं था और उसके बालों से खेलने लगा। जियांग फे के कुछ मिनट्स तक उसके बालों से खेलने के बाद एरियल जाग गई। गुड मॉर्निंग माय डियर, मुझे कहना पड़ेगा जब तुम सोते हो तो घोड़े बेचकर सोते हो। ये बहुत क्यूट है। जब मैं तुम्हारे पास आई तब भी तुम नहीं उठे। एरियल ने जियांग फे को गले लगाने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा। है, मैं ऐसा कैसे न करूं? अगर मैं सोऊंगा नहीं तो सारा दिन तुम्हारे साथ रहने के लिए मेरे पास एनर्जी ही नहीं बचेगी, जियांग फे ने कहा। उस पल उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो एरियल को गेम के बारे में बताए। वो ये सच बाहर नहीं लाना चाहता था कि वो सिर्फ इंसानों का एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया एक प्रोग्राम थी। एक सिंपल से ब्रेकफास्ट के बाद जियांग फे और एरियल दोनों शिप पार्ट्स की अपनी तलाश में वापस लग गए। नॉर्थ पोल का बर्फीला टंड्रा सच में बहुत डरावना था। हर तरफ से बर्फ आ रही थी और दूर दूर तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था जिसे आगे के लिए एक लैंडमार्क माना जा सके। भले ही वो जायंट सॉर्ड के साथ हवा में उड़ रहा था, फिर भी वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उस नज़ारे ने उसे एहसास दिलाया कि इंसानियत बहुत छोटी चीज थी। उस आइस कॉन्टिनेंट पर तलाश करना बहुत बोरिंग था, लेकिन किस्मत से उसके साथ कोई था। एरियल गेम की तरह ही अभी भी बहुत क्लिंगी थी, बल्कि अब वो जियांग फे से कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुकी थी। भले ही ये चीज अनोइंग होनी चाहिए थी, लेकिन जियांग फे को उसका वो प्यार भरा टच बिल्कुल भी ट्रबलसम नहीं लगा। सच कहा जाए तो वो उसके साथ होने के लिए सच में बहुत ग्रेटफुल था। कैप्टन, जो फिशन सप्रेसर आपने ऑर्डर किया था वो बन गया है, 0541 ने जियांग फे के कुछ घंटे उड़ने के बाद रिपोर्ट किया। नाइस, जियांग फे ने कहा। फिशन सप्रेसर के होने से उसे अब किसी और देश के न्यूक करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसे वेपन्स हैं जिन्हें जल्दी और आसानी से बनाया जा सके? उन्हें कंट्रोल करना भी आसान होना चाहिए, जियांग फे ने पूछा। कैप्टन, क्या आप खुद वॉर में हिस्सा लेने की सोच रहे हैं? 0541 ने पूछा। डायरेक्टली नहीं, मैं फ्रंटलाइंस के पीछे से सपोर्ट देकर वॉर में हिस्सा ले रहा हूं। ये मेरे देश, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को डिफेंड करने के लिए है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ भी हो, जियांग फे ने कहा। मैं समझ गया। मेरे पास कुछ वेपन डिजाइन्स हैं जो आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठेंगे। 0541 ने कुछ होलोग्राम्स प्रोजेक्ट किए जिनमें कुछ तरह के वेपन्स दिख रहे थे। क्या वो कोई प्लेन है? जियांग फे ने पूछा। बिल्कुल सही, इसे इंटरसेप्टर कहा जाता है। इसका मैं काम एयरबॉर्न हॉस्टाइल प्रोजेक्टाइल्स को रोकना है। एग्जाम्पल्स के लिए गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और उस तरह के बाकी वेपन्स। ये प्लेन असल में कॉम्बैट के लिए नहीं बना है, लेकिन ये अर्थ की बाकी टेक्नोलॉजीज को धूल चटाने के लिए काफी है, तो ये स्ट्रांग है, जियांग फे ने कहा। पूरी तरह से नहीं। इंटरनेशनल वॉरफेयर में ये प्लेन कैनन फॉडर्स के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन अर्थ के लोगों के सामने ये मशीन बहुत खतरनाक साबित होगी। इसकी टॉप स्पीड अर्थ के सबसे तेज एयरक्राफ्ट से 5 गुना ज्यादा है।
इसके पास एक परफेक्ट स्टेल्थ सिस्टम भी है जो इसे किसी भी रेडार और डिटेक्शन सिस्टम से बचकर उड़ने में मदद करता है। इस मशीन में हाईली कंप्रेस्ड पार्टिकल बीम वेपन्स और एनर्जी कैनन्स जैसे वेपन्स भी अटैच किए जा सकते हैं। पार्टिकल बीम्स के हाई कंप्रेशन रेट की वजह से ये प्लेन दूर से ही आने वाली एयरबॉर्न मिसाइल्स को मार गिरा सकता है, जबकि एनर्जी कैनन्स का इस्तेमाल बॉम्बार्डमेंट मिशंस के लिए किया जाता है। क्या इसे यूज करना आसान है? जियांग फे ने पूछा। वो ब्रेवहार्ट के ब्रिज के अंदर जा चुका था और वो जानता था कि ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा। सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट भी इसके कंट्रोल्स को मास्टर नहीं कर पाएगा। ये प्लेन इंसानों के कंट्रोल करने के लिए नहीं बना है क्योंकि ये ग्राउंड बेस कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन मैं इसके डिजाइन को चेंज करके इसके अंदर एक पायलट के बैठने की जगह बना सकता हूँ। 0541 ने कहा। गुड। तुम कितने बना सकते हो? जियांग फे ने पूछा। इस प्लेन का डिजाइन ज्यादा कॉस्ट हैवी नहीं है क्योंकि हमारे पास जरूरत से ज्यादा मटेरियल्स हैं, इसलिए मैं आसानी से ऐसे 100 से ज्यादा प्लेन्स बना सकता हूं। लेकिन मेरी सलाह है कि हम सिर्फ 30 ही बनाएं। इन्हें बनाने में ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, लेकिन प्लेन उड़ाने में बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न होगा। वेपन के पावर सोर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। चाइना की ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए 30 इंटरसेप्टर्स उनके संभालने की औकात से कहीं ज्यादा होंगे। इससे ज्यादा हुए तो वो देश का आखिरी एनर्जी सोर्स भी जलाकर खा जाएंगे। मैं समझ गया, जियांग फे ने कहा। फिलहाल प्लान को पावर देने के लिए इतनी एनर्जी सिर्फ जांग फैमिली वाली मिलिट्री फोर्स ही दे सकती थी। उनके पास पोर्टेबल न्यूक्लियर पावर्ड फ्यूल सेल बनाने की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उनके पास भी इनकी गिनती लिमिटेड थी। जियांग फे प्लेन को पावर देने के लिए अपने एनर्जी क्रिस्टल्स बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता था। इंटरसेप्टर्स के अलावा जियांग फे ने एंटी एयर आर्टिलरी वेपन्स का एक बैच भी बनाया था। AAA को रेडार और सेंसरी मशीन्स के साथ अटैच किया जा सकता था ताकि वो आने वाले किसी भी हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को डिटेक्ट करके मार गिरा सके। फाइटर जेट्स में मॉडिफाई किए गए इंटरसेप्टर्स और आने वाले अटैक से डिफेंड करने वाले AAA के साथ चाइना एक ऐसा लोहे का किला बन जाएगा जिसे कोई भेद नहीं पाएगा। हाँ, तियान्यू को सारे वेपन्स देने के बाद मैं फाइनली कुछ समय के लिए चाइना की टेंशन लेना छोड़ सकता हूँ, जियांग फे ने कहा। उसके पास एनर्जी की बहुत कमी थी। उसके लिए कुछ वेपन्स बनाना भी उसकी औकात से बाहर की बात थी। जब तक वो चाइना को प्रोटेक्शन का एक जरिया दे देता, तब तक वो जब चाहे चाइना से बाहर जा सकता था और उसे अपनी गैर मौजूदगी में किसी अटैक की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। 0541 से वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवाने के बाद जियांग फे ने ब्रेवहार्ट के पार्ट्स ढूंढना जारी रखा। भले ही नॉर्थ पोल में अभी समर था, लेकिन हवा में जरा भी गर्मी नहीं थी। सनलाइट होने के बावजूद बर्फ जम रही थी। बिना सही गाइडेंस के कोई भी आसानी से अपनी डायरेक्शन भूलकर खो सकता था। यहां एक कंपास भी कुछ खास मदद नहीं कर पाता। जियांग फे को गाइड करने के लिए उसके पास 0541 था, जो इस बात का ध्यान रख रहा था कि जियांग फे वापस घूमकर उसी जगह न पहुंच जाए जहां से वो गुजर चुका था। 0541 ने बेसिकली पूरे नॉर्थ पोल को डिजिटाइज और कैटलॉग कर लिया था, और वो इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि जियांग फे पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करे। एरियल, क्या तुम थोड़ा रेस्ट करना चाहोगी? लगातार 3 घंटे उड़ने के बाद जियांग फे ने पूछा। लंबे सफर के लिए थोड़ा रेस्ट करना हमारे लिए अच्छा रहेगा, एरियल ने मुस्कुराते हुए और उसकी तरफ झुकते हुए कहा। अपनी न्यूली ऑब्टेन्ड बॉडी को मास्टर करने के बाद एरियल अपनी खुद की पावर से उड़ सकती थी और उसे जियांग फे की जायंट सॉर्ड पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। फिर भी वो बीच बीच में जियांग फे की तरफ झुककर उसकी बाहों में रेस्ट कर लेती थी। ये सब इसलिए क्योंकि वो खुद से उड़ने में आलस कर रही थी, और नॉर्मल सी बात है कि वो जियांग फे से खुद को पैम्पर करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। जमीन पर उतरने के बाद जियांग फे ने एक इग्लू सेटअप किया और उसके अंदर रेस्ट करने लगा। उसने खाने के लिए उन दोनों के लिए कुछ एनर्जी बार्स बाहर निकालीं। भले ही उनका टेस्ट इतना बुरा नहीं था, लेकिन इतनी जबरदस्त ठंड में वो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था। जियांग फे को अगली ट्रिप के लिए खुद को याद दिलाना होगा कि वो कुछ और अच्छा खाना पैक कर ले। मुझे सच में इस वक्त एक गर्मा गर्म वॉन्टन सूप का बोल चाहिए था। इससे पहले कि जियांग फे अपनी बात पूरी कर पाता, एरियल अपने पैरों पर उछलकर खड़ी हो गई और उसने जियांग फे के होठों पर अपनी उंगली रख दी। एरियल ने इग्लू से बाहर निकलते हुए कहा। क्या हुआ? जियांग फे ने पूछा। कोई नहीं, एक से ज्यादा लोग हैं, वो लड़ रहे हैं। वहां पर जिस डायरेक्शन से सूरज उगता था उस तरफ इशारा करते हुए एरियल ने कहा। 0541 किसी भी साइन ऑफ लाइफ के लिए स्कैन करो, जियांग फे ने कहा। कमांड कन्फर्म्ड। 0541 ने अपनी एनर्जी फोकस की और एरियल की बताई डायरेक्शन में एक पावरफुल सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया। पावर और एनर्जी बचाने के लिए 0541 का प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमेशा पैसिव मोड में रहता था। सिर्फ वही टारगेट्स डिटेक्ट होते थे जो जियांग फे के करीब आते थे। दूसरी तरफ एरियल एनर्जी पर नहीं चलती थी। उसकी सेंसरी पावर्स हमेशा अपनी मैक्सिमम रेंज पर रहती थीं, और ये सिर्फ एरियल पर डिपेंड करता था कि वो उन पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है या नहीं। 1100 डायरेक्शन 105 किलोमीटर्स। वहां 3 लेवल 4 मेटा ह्यूमंस लड़ रहे हैं, 0541 ने कहा। लड़ाई? इस जमा देने वाली जगह पर भला कौन लड़ेगा? अपने हॉवरबोर्ड पर कूदते हुए जियांग फे ने कहा। 3 लेवल 4 मेटा ह्यूमंस का होना सच में एक सरप्राइज था। अकेले जियांग फे शायद उनसे लड़ने के लिए बहुत वीक पड़ जाता, लेकिन एरियल वहां थी और वो अकेली ही उन तीनों को संभाल सकती थी। ओके डियर, एरियल ने जियांग फे की बाहों में कूदते हुए कहा और उसे खुद को प्रिंसेस कैरी करके अपनी डेस्टिनेशन तक ले जाने दिया। तुम बड़ी शैतान हो, जियांग फे ने बड़ी नजाकत से एरियल की नाक को छूते हुए कहा।
ओह एरियल, क्या तुम प्लीज अपने ऑरा को दबाकर किसी लेवल 3 मेटा ह्यूमन जितना कर लोगी? यस डियर। एरियल ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पावर्स कम करते हुए कहा। पलक झपकते ही जियांग फेई और एरियल एक माउंटेनस एरिया में पहुंच गए। वो एक छिपे हुए ब्लाइंड स्पॉट पर उतरा और उसने अपना होवरबोर्ड रख लिया ताकि दुश्मन को उसके होने का पता न चले। जब जियांग फे ने दौड़ना शुरू किया तो एरियल ने जियांग फे से खुद को प्रिंसेस की तरह कैरी करवाने के बजाय खुद की मदद करने का फैसला किया। जियांग फे के दौड़ते समय एरियल बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलने लगी। अचानक जियांग फे को एक इनविजिबल फोर्स से जोर का झटका लगा। डियर, कुछ गड़बड़ है, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया है, एरियल ने घबराते हुए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हमारा पीछा कर रहे हैं, जियांग फे ने कहा। इतनी दूरी पर होने के बावजूद जियांग फे उनके अपनी तरफ बढ़ने की प्रेजेंस महसूस कर सकता था। 5 मिनट से भी कम समय में जियांग फे उन तीनों मेटा ह्यूमंस को देख सकता था। व्हाट द ब्लडबॉर्न और लाइकन्स? जब जियांग फे को वो साफ साफ दिखने लगे तो वो हैरानी से चिल्लाया, प्लीज मेरी मदद करो। जियांग फे को अपनी तरफ आता देख वैम्पायर चिल्लाया, क्या चल रहा है? क्या तुम लोग एक ही साइड नहीं हो? जियांग फे ने वैम्पायर को सहारा देने के लिए उसे अपने कंधे पर टिकाते हुए पूछा। यूरोप में एक वॉर चल रही थी। ये बात सबको पता थी कि पुराने जमाने से ही चर्च की ईविल डार्कनेस के साथ दुश्मनी थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए इंसानियत ने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की देखी, दुनिया आपस में जुड़ गई थी और नॉर्मल सी बात थी कि यूरोपियन चर्च का सामना अमेरिका के मेटा ह्यूमंस और ईस्ट के मार्शल आर्टिस्ट से हुआ। यूरोप के अंदर के सारे झगड़े खत्म हो गए थे क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि दुनिया में टिके रहने का इकलौता रास्ता एक साथ मिलकर काम करना है। नाइट्स, अपोसल्स, इंक्विजिटर्स, कार्डिनल और यहां तक कि पोप जैसे सारे पावरफुल इंडिविजुअल्स जो डार्क क्रीचर्स के खिलाफ लड़ते थे, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया था और उनके साथ सुलह भी कर ली थी। मॉडर्न दुनिया में लगभग हर मेटा ह्यूमन, नॉन ह्यूमंस और इंसानों ने मिलकर यूरोपियन चर्च बना लिया था। इसीलिए जब जियांग फे ने 2 लाइकन्स को एक वैम्पायर पर हमला करते हुए देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। उन्हें तो एलाइज होना चाहिए था। उस पल उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे शक हुआ कि शायद वैम्पायर उसकी नजरें हटाने के लिए नाटक कर रहा था और लाइकन्स के आते ही वो तीनों मिलकर उस पर हमला कर देंगे। फिर भी उसके बगल में एरियल थी, वो बस एक चुटकी बजाकर उन्हें इस दुनिया से मिटा सकती थी। सच में डरने वाली कोई बात नहीं थी। प्लीज मेरी मदद करो। जियांग फे का सहारा होने के बावजूद जमीन पर गिरते हुए वैम्पायर गिड़गिड़ाया। तब जाकर जियांग फे को एहसास हुआ कि उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही थी। वैम्पायर बुरी तरह घायल था। अगर वो कोई मार्शल आर्टिस्ट होता तो वो पक्का मर चुका होता। उसके सीने में इतना बड़ा घाव था कि जियांग फे उसके दिल को कमजोर तरीके से धड़कते हुए भी देख सकता था। एक वैम्पायर होने के बावजूद जो अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते थे, ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मुझे बताओ क्या हुआ है, जियांग फे ने कहा। मैं मुझे बचाओ। वैम्पायर इतना कमजोर हो चुका था कि वो जियांग फे की बात सुन नहीं सका। वो जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हुए बस पागलों की तरह सांसें ले रहा था। ओह वेल, इस बेचारे को बचा ही लेता हूं, शायद बाद में मुझे इससे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, जियांग फे ने कहा। फिर उसने उसके दांतों के बीच से एक ईविल पर्जिंग पिल खिसकाई और उसे उसके गले के नीचे धकेल दिया। पिल निगलते ही उसके पूरे शरीर में एक प्यूरिफाइंग एनर्जी दौड़ गई। उसके सीने के खुले घाव से काले रंग का गू निकलकर बर्फीली जमीन पर गिरने लगा। 0541 ने उस काले रंग के गू को एक जहरीला सब्सटेंस बताया था जो अगर ज्यादा देर तक उसके शरीर में रहता तो जानलेवा साबित हो सकता था। जैसे ही जियांग फे एक ग्रैंड रिस्टोर पिल निकाल रहा था, उसने देखा कि वैम्पायर के सीने का घाव अपने आप भर चुका था। जैसी वैम्पायर से उम्मीद थी, दिल में लकड़ी घोंपने के अलावा कोई चीज उन्हें नहीं मार सकती, जियांग फे ने हैरानी से कहा। उसे वापस रिंग में रखने में आलस करते हुए जियांग फे ने जबरदस्ती वैम्पायर का मुंह खोला और पिल उसके गले के नीचे धकेल दी। ठीक उसी वक्त लाइकन्स वहां पहुंच गए। ये चाइनीज, ये यहां क्या कर रहा है? उनमें से एक लाइकन चिल्लाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मरना होगा। दूसरा लाइकन चिल्लाया और अपने पंजों और दांतों के साथ मारने के लिए तैयार होकर जियांग फे की तरफ उछला।